नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इनकम टैक्स की रिविजनरी क्लास में। जो कि ये रिविजनरी वीडियो है मई 2024 में 2024 के लिए, जो कि आपका न्यू सिलेबस है। आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है पीजीबीपी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फटाफट मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। www.jagulia.com पर जाकर फ्री रिसोर्सेज में भी ये नोट्स अवेलेबल हैं। फटाफट आओ शुरू करते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है। क्या? पहली बात, जब मैंने आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय अपने आप को मानते हुए प्रोविजंस को देखो, क्योंकि वो सैलरी का पूरा का पूरा चैप्टर मैक्सिमम आपको एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ता है। जबकि अगर मैं अब बात करूं ये वाला चैप्टर आपको एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव, एम्प्लॉयर का मतलब बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखना है। तो अपने आप को समझना, यू आर ए बिजनेसमैन और आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुला हुआ है। देखिए, ये चैप्टर बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता, लेंथी लगता है। बेसिक चीज पकड़ लो, इसकी जड़, इसकी रूट पकड़ लो तो पता चल जाएगा ये चैप्टर है क्या। हो सकता है चैप्टर थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर बड़ा है, तो वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी चली जाए, तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक P&L होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी। आपको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में जो नीचे की एडजस्टमेंट है वो प्लस माइनस करनी है, या फिर डेबिट क्रेडिट साइड में कुछ एडजस्टमेंट ऑलरेडी दी होंगी वो प्लस माइनस करनी है, और आपको एक नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पहुंचना है। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इनकम टैक्स। जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वो रहेगा एज पर अकाउंट्स वाला P&L अकाउंट, और उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करोगे? नेट प्रॉफिट देके उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, सिंपल। जो भी रिजल्ट निकले पीजीबीपी का वो टैक्सेबल कर देना है, इतना सा काम है। ठीक है। दूसरी बात, अभी तक ये चैप्टर 14 मार्क्स का पूछा जाता था, आपको पता है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी मैक्सिमम इसी से आता था। हाँ सर, आता था। अब जो कि नया सिलेबस है तो पता नहीं किससे इतना पूछेंगे, तो लेट्स होप कि ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट बना रहे। हालांकि बना रहेगा, क्योंकि आगे चलकर जो मेन काम है वो पीजीबीपी का ही तो होगा, जो मेन मेजरली कह सकते हैं। आओ फटाफट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीनिंग ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। आप 2 मिनट का है इंट्रोडक्शन, छोटी छोटी बातें 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। कि बिजनेस किसको कहते हैं, तो बिजनेस में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एडवेंचर, इस लाइन को काट देना अगर नोट्स में है तो, कोई काम की नहीं है। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर, ये सारे के सारे आपके बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। ट्रेड आपको पता है, कॉमर्स आपको पता है, मैन्युफैक्चर आपको पता है, एडवेंचर हो सकता है आपके लिए नया हो, क्योंकि रेगुलर क्लास में मैंने विद एक एक एग्जांपल के साथ सारी टर्मिनोलॉजी समझाई थी। एडवेंचर मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका आपको रिजल्ट नहीं पता, आप वो करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर। फर्स्ट टाइम विदाउट नोइंग द आउटकम, एडवेंचर। एडवेंचर किसमें इंक्लूड है? बिजनेस में। ठीक है। मैंने क्या बताया चैप्टर का नाम? बिजनेस और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पे बिजनेस तो हो गया आपका खत्म। अब आता है आपका प्रोफेशन की बारी। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास एक डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशन में ही इंक्लूड करते हैं वोकेशन को। वोकेशन का क्या मतलब है? वोकेशन का मतलब है कि जिसके पास डिग्री नहीं है बट काम की नॉलेज है। एक होता है पढ़ा हुआ, जैसे आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास एक सीए की डिग्री है तो मैं हो गया प्रोफेशनल। एक हुआ कढ़ा हुआ, एक हुआ पढ़ा हुआ, एक हुआ कढ़ा हुआ। कढ़ा हुआ का मतलब काम में से निकला हुआ, जिसको काम की बखूबी प्रैक्टिस है, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या कोई नॉर्मल अकाउंटेंट ले लो। अकाउंटेंट सीए का पूरा काम जानता है बट उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो साइन नहीं कर सकता, इसलिए वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट है। हमारे पास पूरी उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सकती है, हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सीए को अकाउंटेंट से नॉलेज जरूरी हो ही हो, कोई कंपल्शन नहीं है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? हमने सीए इंस्टीट्यूट से एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ले रखी है, हमारे पास साइनिंग अथॉरिटी है। काम हो सकता है दोनों को सिमिलर आता हो, उसको ज्यादा आता हो, मुझे ज्यादा आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफेशन एक डिग्री धारक, और वोकेशन का मतलब है कि उसके पास डिग्री नहीं है बट उसको काम पूरा आता है। यही मैंने आपको बताया है, सम डिग्री ऑफ लर्निंग। हम प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन। वोकेशन में पेंटर, स्कल्पचर,
ऑथर, ऑडिटर, लॉयर, डॉक्टर इंक्लूड, सब इसने इंक्लूड करके चले हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन, दोनों शब्द मैंने आपको डिफाइन कर दिए, कल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट किसको बोलेंगे साहब? प्रॉफिट, जल्दी जल्दी फटाफट। प्रॉफिट आपका कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। ये छोटी बातें हैं, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बेस है, इसलिए हल्का सा तेज चल रहा हूं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आने वहां हम स्लोली काम करेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको भगा देना है, ये थोड़ा सा बच्चों वाली चीजें, बिल्कुल एकदम समझने वाली। अब प्रॉफिट आपका भैया कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा ही हुआ है। कैपिटल रिसिप्ट, अमूमन तौर पर कैपिटल रिसिप्ट कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो आगे हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहा है जनरली नॉट टैक्सेबल, जनरली। वॉलेंट्री रिसिप्ट, किसी ने खुश होकर, आपने कुछ सर्विस दी, मान लो मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट को सर्विस दी, उसने खुश होकर मुझे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर दी फीस के अलावा, तो वो भी मेरे बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। वॉलेंट्री रिसिप्ट, वॉलेंट्री रिसिप्ट कैश में या काइंड में। बहुत बढ़िया। पर्पस, क्या पर्पस था जी? नेक्सस होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। इमटेरियल, किस पर्पस के लिए दी? पहनने के लिए दी, फेंकने के लिए दी, आगे गिफ्ट देने के लिए दी, कुछ भी वो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। पर्पस डजंट मैटर। क्या लिखा उसने? इमटेरियल, यूज इमटेरियल है साहब, कुछ भी पर्पस हो सकता है। ठीक है, ठीक है साहब। लीगलिटी, चाहे लीगल तरीके से कमाओ चाहे इलीगल तरीके से कमाओ, गांजा बेच रहे हो, अफीम बेच रहे हो, हमें नहीं मतलब। इनकम टैक्स कहता भाई तुम चाहे कुछ करके पैसा कमाओ, अगर तुमने बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, तो हम तुमसे टैक्स लेंगे। वो सरकार का काम है कि गांजा बेचना अपराध है तो वो गवर्नमेंट देखेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स लेगा ही लेगा। डिस्टिंक्ट बिजनेस, हो सकता है आपके कई बिजनेस हो, तो मल्टीपल बिजनेस से कमाए हुए सारे प्रॉफिट को एक जगह ले आओ और उसको पीजीबीपी हेड में डाल दो। एग्रीगेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द बिजनेस कैरिड आउट। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकाल दो? सिंपल सर, सेल माइनस एक्सपेंडिचर, आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। टैक्स हमेशा प्रॉफिट एंड गेन्स पर लगता है, रिसिप्ट पर टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेस एंड एक्सपेंस इनकर्ड। बेसिस ऑफ चार्ज, यहां से आपकी शुरुआत होती है सेक्शंस की। सेक्शन 28 पीजीबीपी का मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसी के साथ। पीजीबीपी में जो आप सेक्शंस की शुरुआत करते हैं वो करते हैं 28 टू 44 डीबी तक, ये आपके पीजीबीपी के सेक्शन है। उसमें से मैंने आपको रेगुलर क्लास में बच्चे समझाया था कि उसमें से जो आपके सेक्शन हैं 28 लगा लो, 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई। राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है अभी थोड़ी सी गंदी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब सेक्शन 41, ये सारे इनकम के सेक्शन है। सेक्शन 44 28 44 एडी, एई, एडीए, सेक्शन 41 डीम्ड इनकम वाला, ये सारे इनकम के सेक्शन है, इनकम के पीजीबीपी में। अब सर एक्सपेंस के कौन से सेक्शन है? तो एक्सपेंडिचर वो अलाउ करता है जनरली 30 टू 37 में, और एक्सपेंडिचर डिस अलाउ करता है वो जनरली सेक्शन 38 से लेकर 44 में। ये वाले सेक्शन इनमें से बाहर कर देना। ठीक है, बात समझ आई? ये पूरा का पूरा आपका पीजीबीपी, सिर्फ इतना पीजीबीपी है। बच्चे हाय तो हाय सर पीजीबीपी ये, हाय सर पीजीबीपी वो। मैं कह रहा हूं मेरे लाल कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे लाल कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ इनकम के सेक्शन है, 28 44 एडी एए सेक्शन 41। बाकी इसके अलावा एक्सपेंस के सेक्शन, सेक्शन 38 से लेकर 37 तक, 36 तक स्पेसिफिक, 37 में जनरल डिडक्शन। और डिसअलाउंस के सेक्शन है 38 टू 44। कौन से खर्चे डिसअलाउ करते हैं? डिसअलाउ का मतलब क्या है? फटाफट अगर मैं बोलूं ये खर्चा डिसअलाउ है, इसका मतलब ये है कि आपने वो खर्चा ऑलरेडी ले रखा है एज पर इनकम टैक्स के अकाउंट्स में। मैंने क्या बोला था? आपके पास, आप एक बिजनेसमैन हो, आपके सामने हम एक अकाउंट दे देंगे, एक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर, वो आपका अकाउंट्स के हिसाब से। ठीक है, आपने उसमें खर्चा क्लेम कर लिया, ठीक है सर, कर लिया, डेबिट कर दिया। लेकिन सेक्शन 38 टू 44 जब आप पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि ये खर्चे डिसअलाउ हैं। डिसअलाउ का मतलब वो आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते। और डिसअलाउ का मतलब क्या है? आप जब ध्यान देना मेरे लाल, जब आप ये बनाते हो P&L, ये हो गई आपकी सेल, ये हो गई आपकी एक्सपेंस, ये हो गया आपका प्रॉफिट। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां आप ऑलरेडी ये खर्चा माइनस कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो। हाँ सर, इस प्रॉफिट पर पहुंचने में से, इसमें से ये चीज आपने माइनस कर दी,
तब आप यहां पर पहुंचे। हाँ सर, लेकिन ये एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं 38 टू 44 जो कि डिसअलाउड है, कुछ ऐसे हैं जो 30 टू 37 है वो अलाउड है। तो आपको क्या करना है, जो डिसअलाउड है ना वो इस नेट प्रॉफिट में, एक मैं अलग से लिख लूंगा नेट प्रॉफिट, और जो डिसअलाउड होंगे वो यहां पर मैं ऐड करा दूंगा। यहां पर आपने माइनस कराए थे डिसअलाउड, आपको अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो ये नेट प्रॉफिट है यहां पर लिखो और इसमें ये प्रॉफिट उल्टा ऐड बैक करा दो। फिर जो आप नए नेट प्रॉफिट पर पहुंचो, ये हो गया आपका इनकम टैक्स का प्रॉफिट, और ये था आपका अकाउंट्स का प्रॉफिट, ये था आपका अकाउंट्स का प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में आपने कुछ प्लस माइनस किया, दैट इज कॉल्ड अलाउंस डिसअलाउंस। ये खर्चा अलाउड है, वो अलाउंस सैलरी वाला नहीं, अलाउड खर्चा अलाउड डिसअलाउड। अलाउड का मतलब ये खर्चा अलाउड है, डिसअलाउड का मतलब आपको वो नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ऐसे ही यहां पर हो सकता है आपको डिविडेंड दे दे, डिविडेंड क्रेडिट साइड में, हाँ सर, लेकिन डिविडेंड आपका इस प्रॉफिट में ऐड हो गया। ध्यान देना, सेल प्लस डिविडेंड माइनस खर्चे प्रॉफिट, हाँ सर, तो ये प्रॉफिट निकालते टाइम डिविडेंड आपका ऐड है, हाँ सर ऐड है, तो आपको क्या करना है, यहां पर डिविडेंड माइनस कर देना है। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई एक बात है, डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्स होगा, तो यहां से वो डिविडेंड माइनस कर देना है। बात समझ आई? आपको प्लस माइनस क्या करना है, वो खर्चे जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, वो खर्चे जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है वो आपको डिसअलाउ कर देने हैं, दैट मींस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देने हैं। वो इनकम जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इनकम यहां पर नेट प्रॉफिट में आपको माइनस कर देनी। भाई ये इनकम यहां से रिलेटेड है ही नहीं। अब ये बताओ मुझे, इस डिविडेंड का कहीं ना कहीं इफेक्ट इसमें आया होगा, इस डिविडेंड ने इस प्रॉफिट को दूषित कर दिया, इफेक्ट कर दिया, हाँ सर, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस वाले डिविडेंड को एक्चुअल नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए पीजीबीपी में। आप एक बिजनेस वाले हो, सरकार कह रही है खर्चे अलाउड, ये डिसअलाउड, ये इनकम अलाउड, ये डिसअलाउड, और आपको एक नेट प्रॉफिट पर पहुंचना है। ये हमारी पूरी जद्दोजहद रहेगी इस चैप्टर के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बेस क्लियर, पूरा का पूरा बेस क्लियर कर दिया। ठीक है, बात समझ आई? चलो फटाफट अब अगला सेक्शन आओ, सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है ये आपका बेसिक सेक्शन है पीजीबीपी का। ठीक है, ये आपका बेसिक सेक्शन है पीजीबीपी का, तो इसमें वो आपको बताएगा कि आपको कहां कहां से पीजीबीपी में प्रॉफिट हो सकता है। पहली बात तो सिंपल साहब, जो आप बिजनेस कैरिड ऑन कर रहे हो, बिजनेस कैरिड ऑन कर रहे हो उसमें आपने प्रॉफिट कमाया हो, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल रिसिप्ट नॉट टैक्सेबल, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कैपिटल लॉस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, एक तो आपका बिजनेस का इनकम हो गया, वो कह रहा है बेसिस ऑफ चार्ज, कौन कौन सी आप इनकम आप इंक्लूड करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। पहली बात उसने बताया जो भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो उसको इंक्लूड कर लेना, ठीक है। दूसरा आपने बताया कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, हो सकता है आपने अपने बिजनेस करते टाइम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हो, कुछ ऐसी चीजें की हो, बाद में सामने वाली पार्टी ने या आपने बोल दिया हो कि ये टर्म कंडीशन चेंज कर लो, सामने वाली पार्टी इसके बदले आपको कुछ पैसा दे देगी, तो वो पैसा आपने माल बेचकर नहीं कमाया। आप कहोगे सर ये बिजनेस का पैसा थोड़ी है, ये तो मेरा क्या हुआ, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन रिलेशन टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी टर्म कंडीशन में कुछ चेंज हुआ, तो सामने वाले ने कहा कि साहब ठीक है मैं आपका भी लॉस नहीं होने दूंगा, हमारा क्या था, लेट्स से मान लो मैं ये पेन बनाने का बिजनेस करता हूं, ठीक है। अब सामने वाले को मैंने ऑर्डर दे रखा था 1000 पेन का, कुछ ऐसी कंडीशन हुई, मैंने बोला यार मैं 800 पेन ले सकता हूं, ठीक है सर। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर आपने पेन कम लिए, 1000 पेन से एक भी कम लिया तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है साहब। अब उसने क्या किया, मैंने क्या किया, भाई मैं तेरा एक काम करता हूं, तू मुझे 200 पेन और बेचता, मैं तो नहीं ले रहा, मैं क्या करता हूं, तेरे को ये पेन ना बिकवा देता हूं आगे, तेरा 800 का ही एक और लॉट दूसरे टीचर को बिकवा देता हूं। वो बोला ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ कि भाई 1000 से कम में तो कुछ आया माल, कुछ पैसा दे देता है कि साहब ये लो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में चेंज हुआ था और आपने मेरा इतना बिजनेस करवा दिया, ये लो। अब ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है, तो ये भी मैं पीजीबीपी में इंक्लूड करके
चलूंगा। इनकम ऑफ ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर इट्स मेंबर। ये सिंपल ये है, कोई भी एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स को अगर सर्विस देती है और वहां से पैसा आता है तो वो भी पीजीबीपी हेड में इंक्लूड होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंसेंटिव ये कहते हैं कि साहब आपने कुछ एक्सपोर्ट करना था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बिजनेस डायरेक्टली नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली आपको कुछ मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करते हो कोई प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उस पर हम एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी कि आप एक बार दे दो वो ड्यूटी, बाद में आपको वो ड्यूटी रिफंड मिल जाएगी। या फिर इसकी जगह का एग्जांपल है ये हुआ ड्यूटी ड्रॉबैक, मैंने इंपोर्ट कर लिया। दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई ऐसी चीज चाइना से इंपोर्ट कर ली, उस पर ड्यूटी लगी हुई थी, बाद में कुछ ऐसी टर्म कंडीशन चेंज हुई, वो ड्यूटी सरकार ने एक बार ली थी वापस दे दी आपको। या फिर आपका कोई एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस था, आपके पास लाइसेंस था एक्सपोर्ट व एक्सपोर्ट करने का, आपने क्या किया, वो लाइसेंस बेच दिया या लाइसेंस किसी और को दे दिया कुछ पैसों के बदले, तो वो जो लाइसेंस बेचा, आपका काम था ये पेन बेचने का, आपने लाइसेंस बेचा था लेकिन था बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो covered under section 28। profit on sale of import entitlement license। आपके पास import entitlement license, इंपोर्ट करने का लाइसेंस था, आपने वो बेच दिया, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, आपका पीजीबीपी में माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। आपके पास ड्यूटी एंटाइटलमेंट, ये पूरा डिटेल में मैंने एक एक शब्द पूरा अपनी रेगुलर क्लास में वर्सेस फास्ट ट्रैक क्लास में कवर करा रखा है। तीसरा, कस्टम ड्यूटी एक्साइज रीपेड रीपेबल एज ड्यूटी ड्रॉबैक कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। ड्यूटी ड्रॉबैक का अदर नेम कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिली है आपको सरकार से, वो भी आपका बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कोई स्कीम थी उसमें कैश असिस्टेंस मिलेगा आपको अगेंस्ट इसके एक्सपोर्ट के, तो भी आपको पीजीबीपी में ही इंक्लूड करना है। बेशक डायरेक्टली देखने पर ये पीजीबीपी की इनकम नहीं लग रही, बट स्टिल यू विल कवर ऑल दीज अमाउंट इंक्लूडिंग, यू विल कवर ऑल दिस अमाउंट इन योर P&L अकाउंट, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स। चलो अगला पॉइंट है, आपको रेम्युनरेशन मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, कहां से? पार्टनरशिप फर्म से। वो आपका सैलरी एड में टैक्स नहीं होता, वो कहां होता है? पीजीबीपी में। प्रॉफिट मिला पार्टनरशिप फर्म से, सर वो एग्जेम्प्ट होता है। चलो बहुत अच्छे। अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉन कॉम्पिटेंस फीस आर टैक्सेबल। नॉन कॉम्पिटेंस फीस, नॉन कॉम्पिटेंस बहुत बार आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, लॉ के टीचर ने पढ़ाया होगा। नॉन कम्पीट फीस होती है कि भैया मेरा ही कोई एम्प्लॉय बाहर जाकर बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा है साहब मैंने उसको बोला भाई देख मेरे से कम्पीट मत कर, मेरे से कम्पीट मत कर, मैं तेरे को इतने पैसे देता हूं, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्पीट फीस। या फिर नॉट टू शेयर एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, टैक्स टारगेट का ये लोगो है, इसको शेयर ना करने पर कोई मुझे पैसे देगा, ऑब्वियसली मेरे बिजनेस की इनकम। दैट मींस, बहुत ध्यान से समझना, आपकी जो कोर एक्टिविटी है, जैसे मेरे एग्जांपल में ये पेन बनाना बेचना मेरा कोर एक्टिविटी थी, इसके अलावा बिजनेस से ही आपको कोई अमाउंट मिल रही है, एक्सपोर्ट करने पर, इंपोर्ट करने पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन मिल रही है, या फिर ये पेटेंट कॉपीराइट शेयर ना करने पर या शेयर करने पर कोई पैसा मिल रहा है। मान लो मेरा ये ट्रेड टैक्स टारगेट था, मैंने किसी को बोला ले तू भी यूज कर ले, फिर पैसा आ रहा है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी होने पर ये पैसा भी आपका पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। आप ये मत कहना साहब आपका काम तो पेन बेचने का था, ये तो, लेकिन है किससे रिलेटेड? नेक्सस, नेक्सस मतलब कनेक्शन किसका है? बिजनेस का। दैट इज कॉल्ड आल्सो पीजीबीपी इनकम। चलो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस को इंक्लूड करते हुए अगर एम्प्लॉय को मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव हो रही है, वो भी आपका पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। साथ में मैंने लिख दिया अगर एम्प्लॉय को हो रही है तो परक्विजिट, एम्प्लॉयर को हो रही है मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पॉपुलरली नोन एज किप, इंक्लूडिंग बोनस, तो वो क्या मानी जाएगी? पीजीबीपी की इनकम। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट। यहां पर ये डॉट लगा के इसको या तो अगली लाइन में ले जाना यहां से, या फिर यहां पर एक डॉट लगा लेना। Fair market value of stock in trade on its conversion into capital assets. Fair market value of inventory on the date of its conversion into capital assets.
आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था, आपने उसको कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी? बिजनेस 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 मानी जाएगी। ये एक पेन था, ये काम मेरा बेचने का था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको अपनी कैपिटल एसेट्स बना लिया। दैट मींस मैंने आपको पढ़ाने में लगाने लग गया, कैपिटल एसेट्स बन गई। जैसे ही मैं इसको अपने स्टॉक इन ट्रेड अपने गोडाउन से उठाकर यहाँ पर यूज करना शुरू करूंगा, वो कहता है इसको अपनी पीजीबीपी की इनकम मान लो। There should be a nexus between business and its benefit received. Some received on receivable on demolition, destruction or transfer of any capital assets except land, goodwill, GW का मतलब FI, financial instrument, whole cost of which allowed as deduction under section 35 AD. अगर 35 AD ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, अगर 35 AD की कोई एसेट है जिसको डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफर करने पर कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है। मैंने क्या कहा था? जनरली कैपिटल रिसिप्ट पीजीबीपी की इनकम नहीं मानी जाती, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कोई भी अगर आपको गिफ्ट परक्विजिट बेनिफिट अराइज हुआ है, कहां से? आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जब आप जीएसटी पढ़ते हो तो वहां पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक शब्द आता है जीएसटी के डेफिनेशन में। बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो आप जीएसटी चार्ज करोगे। याद आया जीएसटी के टीचर ने पढ़ाया था। तो सेम यही है, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी आया, सेक्शन 28 कहता है भाई चुपचाप अपना उसको पीजीबीपी की इनकम कंसीडर कर लेना। दैट इज कॉल्ड पीजीबीपी की इनकम एज पर सेक्शन 28। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? फॉलोइंग इनकम डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। अगर आपने सेक्शन 176, ये पीजीबीपी का सेक्शन नहीं है, ये 176 सेक्शन है, याद नहीं करना ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, फिर भी हो सकता है आपको कोई इनकम रिसीव हो जाए, कोई पुराना पैसा आ जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीजीबीपी इनकम। दिस रिलेट्स टू अ सिचुएशन वेयर द इनकम इज अर्नड आफ्टर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम सच discontinued business is also taxable. Speculative business, आओ जी, speculative business क्या होता है? Speculative business मैं आपको बता दूं, speculation का मतलब है, पहली बात, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल बिजनेस में पढ़ा, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस। ये थोड़ा सा नॉर्मल बिजनेस से हटकर होता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस मेरे भाई ये है, ये वाला डिफरेंस मेन है। प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है, अगर उससे लॉसेस हुए तो। Profession, because loss from speculative business can be set off only against profit of speculative business, no other business as per section 73। 73 जब आप सेक्शन पढ़ोगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल बिजनेस है और ये स्पेकुलेटेड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएट करने का रीजन यही था, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। नॉर्मल बिजनेस के लॉस स्पेकुलेटिव इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से, नॉर्मल इनकम से लॉस कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता। नॉर्मल इनकम से स्पेकुलेटिव लॉस कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है सर अब ये तो बता दो, आपने पहले तो ये बताया नहीं स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, आपने तो पहले इसका रीजन बताया, क्योंकि पहले पता होना चाहिए स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ क्यों रहा हूं। ठीक है, कोई बिजनेस होता है पर पढ़ क्यों रहा हूं। नॉर्मल बिजनेस आपने बता तो दिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है अब ये समझो। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब ये है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, सामने वाले पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और उसको आपने बोला कि सर मैडम, रिस्पेक्टिव मैडम, हम आज से 3 महीने बाद दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल उसी काम के लिए, हम आपसे 3 महीने बाद दोबारा मिलेंगे, और मैडम हम 1 किलो सोना या फिर 500 ग्राम सोना, आधा किलो सोना या फिर 250 ग्राम, 1 पाव सोना इस प्राइस पर खरीदेंगे बेचेंगे। दैट मीन्स कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर की डेट पर, किसी कॉमोडिटी को लेकर, शेयर सिक्योरिटीज को लेकर, कि सर उस दिन हम इस चीज को इतने अमाउंट पर या तो मैं खरीदूंगा या मैं बेचूंगा। ठीक है, अब वो दिन आ गया, उस दिन आप एक्चुअल में नहीं खरीदते बेचते, आपका ना इंटेंशन खरीदने का था ना बेचने का था। बेचने का होता तो मतलब आपके पास वो एसेट होनी चाहिए, आपके पास ना तो कभी एसेट थी ना कभी होगी फ्यूचर में। आप क्या करोगे, सिंपल, जब वो दिन आएगा उस दिन आप देख लोगे कि भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने प्राइस पर हुआ था और आज वो रेट एक्चुअल में चल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा
कॉन्ट्रैक्ट इतने प्राइस पर हुआ था, एक्चुअल ये रेट चल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर कर लोगे। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टा बाजारी एक तरह का स्पेकुलेटिव बिजनेस, सट्टा बाजारी। क्या करना है, फ्यूचर की प्रोडिक्शन पर पैसा लगाना है, माल एक्चुअल डिलीवरी नहीं करनी। जरा ध्यान से सुनना साहब। periodically ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of any commodity scripts. Speculative transaction means a transaction in which a contract हुआ परचेज या सेल का ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्लूडिंग शेयर्स एंड स्टॉक्स, periodically ultimately settled otherwise than by actual delivery के अलावा, that is called speculative business। सिर्फ इतना ही जानना था। अपना क्या बोलते हैं, सी इंटर लेवल पर सिर्फ इतना ही जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो साहब ये भी पढ़ लेना कि स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगर कोई कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज ट्रांसफर करती है, स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाती है। लेकिन अगर ये 3 बिजनेस हैं तो वो नहीं कहलाती, और ये इनकम से है तो वो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कहलाते। एक बार मोटा मोटी एक बार खुद से रीड कर लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये रीजन था नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग अलग करने का। दोनों को अलग अलग क्यों किया, इसके लिए। क्यों, क्योंकि उसके प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने का अलग तरीका है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने का अलग तरीका है। उसके का मतलब स्पेकुलेटिव, इसके का मतलब नॉर्मल बिजनेस से। ठीक है सर। ट्रांजेक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, रीड वंस, एक बार पढ़ लेना, मोटा मोटी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई जी सर, समझ आ गई। तो आप सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये स्टॉक एंड शेयर्स है। तो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव और कॉमोडिटी डेरिवेटिव, 4 शब्दों को एक बार रट लेना, डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहां समझाने जाऊंगा। आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। और रिवीजन क्लास में मेरी लिमिटेशन ये है, मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता। अगर किसी को फिर भी डाउट आए, मुझसे तुरंत इस नंबर पर, नीचे नंबर दिया हुआ, मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा। गुड। लेकिन आपको अगर ना भी समझ में और मुझसे पूछना भी नहीं है तो ये शब्द रट लेना कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, ये कभी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होते। क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं होते। वो आपको देगा तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में जाकर बोल देगा, सीधा बताएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस इतना है, हैजिंग बिजनेस से लॉस इतना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से लॉस इतना है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही देखिए, स्पेकुलेटिव मत मानना उसको, सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बता दिया मैंने कि एग्जाम में अगर वो देगा तो वो ये देगा कि साहब प्रॉफिट दे देगा, फला फला बिजनेस से इतना, इससे इतना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से इतना, डेरिवेटिव से इतना, हैजिंग स्पेकुलेटिव बिजनेस से इतना। तो स्पेकुलेटिव को स्पेकुलेटिव मानना, हैजिंग, फॉरवर्ड और डेरिवेटिव, 3 को कभी भी आप स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानोगे, नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करोगे। ठीक है सर। चलो बेस बात पर आते हैं, रेलिवेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। रेलिवेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आप जब भी 2 चैप्टर पढ़ोगे इनकम टैक्स में, जब आप सीए इंटर लेवल पर 2 चैप्टर पढ़ते हो, कौन कौन से, पीजीबीपी और आईएफओएस, उसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग मैटर करता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक मर्केंटाइल सिस्टम, एक कैश सिस्टम। अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो कर रहे हो, इधर गया भाई, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो ड्यू बेसिस पर आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी। और अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो जब आपको रिसिप्ट होगी तभी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बात समझ आई, समझ आ गई सब। खर्चों का भी यही हाल है, इनकम का भी यही हाल, इसमें यही था। अब ये देखो स्पेसिफिक डिडक्शन, सेक्शन 30 to 36, मैंने अपने रेगुलर क्लास के बच्चों को और फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को सेक्शन वाइज याद करा रखी है सारी चीजें। सेक्शन 30 से लेकर 36 तक, सेक्शन 30 से लेकर 36 तक आपको क्या करना है, जनरल स्पेसिफिक डिडक्शन याद करनी है। स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब हर खर्चे को उसने एक एक सेक्शन में बांट दिया, ये खर्चा यहां मिलेगा, ये खर्चा यहां मिलेगा, ये खर्चा इस सेक्शन में मिलेगा। और सेक्शन 37 में जनरल क्लोज लिख दिए कि ये अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको सारे खर्चे बाकी जितने भी रह गए वो सारे अलाउ करवा लेना, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करते ना। ठीक है सर। प्रॉफिट का मतलब रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली। चलो अब यहां से आ जाओ,
सेक्शन 30 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 30 क्या कहता है? रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस। रेंट रेट टैक्सेस रेट्स एंड रिपेयर्स। अरे रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। आप बिल्डिंग के लिए कोई रेंट दे रहे हो, रेट्स दे रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो या बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो उस बिल्डिंग के ये खर्चे किसको मिलेंगे? मैं भाई एक बात बता दूं आपको, रेंट अगर आप दे रहे हो तो अगर आप टेनेंट हो, किसी बिल्डिंग में रहकर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसका खर्चा आपको अलाउड है। लेकिन अगर आपकी खुद की बिल्डिंग, आप उसमें खुद ही बिजनेस कर रहे हो, नोशनल रेंट कभी भी अलाउड नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है सर। रेवेन्यू रिपेयर्स दोनों को अलाउड होंगे। रेवेन्यू रिपेयर्स दोनों खर्चे डन बाय ओनर टेनेंट। कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट कवर्ड इन दिस सेक्शन। कैपिटल रिपेयर्स अगर आप करवाओगे तो आपको पीएनएल में डेबिट नहीं होते, वो खर्चा डिसअलाउड होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटल खर्चे करते हो, कोई मेजर चेंज करते हो किसी एसेट में, तो वो आपको उस ब्लॉक में ऐड हो जाता है, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, फिर उसको आपका डेप्रिसिएशन मिलता है। हर साल टुकड़ा 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 करके आपको उसका खर्चा अलाउड होता है। मान लो आपने कोई एसेट खरीदी, उसका कोई पार्ट लेकर आए 4 साल बाद, उसमें आपने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो पार्ट था मान लो 2 करोड़ का, जैसे ही आप 2 करोड़ पीएनएल में डेबिट करोगे, आपका प्रॉफिट एकदम से डाउन आ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत बात है। वो कहते हैं यार ये आपका कैपिटल खर्चा था, तो आप इसको एकदम से मत लो, हर साल। क्यों? क्योंकि उस मशीन को भी तो आप हर साल थोड़ा 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 यूज करोगे, तो उसका खर्चा भी हम आपको हर साल थोड़ा 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 देंगे। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ अलाउड नहीं होते, डेप्रिसिएशन के तौर पर अलाउ होते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस की बात करूं, लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स, सेक्शन 40 वो लगा लेना। ओनर ने पे किया तो ओनर को मिलेगा, और टेनेंट ने पे किया तो टेनेंट को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। अलाउड टू बोथ। ठीक है, ठीक है साहब। इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखना। लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स की बात कर रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो जो पे करेगा उसको खर्चा मिलेगा। ठीक है सर। सर मेरा एक डाउट है, सर मेरा एक डाउट, हाँ बोलो सर। अगर मान लो जी मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पर ली थी, मैं उसमें अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर उसमें क्या है ना, थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, ठीक है। अब मैंने उसमें ना एक कमरा बनवा दिया, उसमें मैं अपना स्टॉक रख लेता हूँ, ठीक है। सर वो अब कमरा बनवा दिया, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ भाई सर, ना तो मेरी जमीन है ना वो मेरी बिल्डिंग थी, मैंने तो किराए पर ले रखी थी, लेकिन वो जो बनवाया वो मैंने अपनी जेब से बनवा दिया, तो सर क्या मैं उस पर, हाँ, आप अपनी बुक्स में बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। बिल्डिंग आपकी नहीं है, लेकिन आपने खर्चा कर रखा है, इसलिए आप उसको बिल्डिंग खड़ा करके क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। मेन बिल्डिंग तो एक्चुअल ओनर की थी, लैंड एक्चुअल ओनर की थी, लेकिन जो आपने बिल्डिंग एक्स्ट्रा बनाई वो आपकी बिल्डिंग मानी जाएगी। मतलब जो आपने किराए पर ले रखी, किराएदार की, उसकी मानी जाती, और फिर वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ठीक है सर। प्रीमाइसेस यूज पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर अदर पर्पस। जितनी प्रीमाइसेस रेशियो में दे रखा होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बिजनेस में खर्चा अलाउ कर देंगे। डिडक्शन इन केस ऑफ सबलेटिंग ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस। भैया जितना मैं किसी को रेंट पे करता हूं, मैंने आगे भी उसमें से कुछ हिस्सा किसी को दे रखा, तो वहां से जो आया और आगे जो रेंट पे करता हूं, माइनस करवा के नेट रेंट आपका पीएनएल में डेबिट होगा। रेंट पेड माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम सब टेनेंट। नो डिडक्शन ऑफ नोशनल रेंट। अपनी ही बिल्डिंग में खुद ही बिजनेस कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं अरे मैं इसको रेंट पर दे देता हूं तो इतना आता, तो मैं तो इसका रेंट पे करूंगा। नहीं, नोशनल रेंट अपनी बिल्डिंग का कभी भी अपने बिजनेस में अलाउड नहीं होता। सेस रेट्स टैक्सेस लेविड बाय फॉरेन गवर्नमेंट अलाउड एज डिडक्शन। हिंदुस्तान सरकार के भी और बाहर की सरकार के दोनों अलाउड है। सेक्शन 31 की बात, सेक्शन 31 क्या कहता है? रिपेयर्स, इंश्योरेंस और ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। रिपेयर्स, इंश्योरेंस करवा रहे हो किसका? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का। सेक्शन 30 किसकी बात कर रहा था सर? वो तो बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की बात कर रहा है सेक्शन 31। तो भैया रेवेन्यू रिपेयर करवाओगे तो डन बाय ओनर एंड टेनेंट, दोनों को जो जो करवाएगा तो अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय ओनर अलाउड टू बोथ, पेड बाय ओनर स्लैश टेनेंट, जो पे करेगा उसको अलाउड हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिपेयर करवा लो, इंश्योरेंस प्रीमियम करवा लो, दोनों को अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस रिपेयर इंक्लूड रिन्यूअल, रिनोवेशन ऑफ एसेट बट डज नॉट इट्स रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, रिपेयर में नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई सर? समझ आ गई सर? बिल्कुल समझ आ गई। चलो डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 32, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। सेक्शन 30 बिल्डिंग वाला, 32
प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर वाला, सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर एंड इंश्योरेंस, 30 बिल्डिंग का, और 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक एसेट को आप हर साल यूज करते हो तो इसीलिए आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलता है, जितना यूज करते रहो उतना खर्चा हर साल क्लेम करते रहो। एक साथ 5 करोड़ की मशीन को पेंडल में डेबिट मारोगे भाई, तुम्हारा प्रॉफिट धड़ाम से नीचे गिरेगा, लॉस आ जाएगा। लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कई सालों तक करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। सरकार कहती है अच्छा तरीका है आप उसका हर साल थोड़ा 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 खर्चा क्लेम करते रहो। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो डेप्रिसिएशन के बहुत से मेथड होंगे, लेकिन हम इनकम टैक्स में अकाउंट्स की बात करूं तो बहुत से मेथड होंगे डेप्रिसिएशन के, लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ ओनली WDV माना जाता है। एक एक्सेप्शन है पावर जनरेटिंग वाली, वहां पर SLM चलता है, वो भी टेंजिबल के लिए कि इंटेंजिबल के लिए? सर इंटेंजिबल के लिए, सर टेंजिबल के लिए, टेंजिबल के लिए, ठीक है। तो मैं उसको जब सेक्शन वो करवाऊंगा तब उस टाइम डिसाइड कर लेंगे कि भैया SLM बेसिस पर किस किस एसेट में मिलता है, टेंजिबल में, इंटेंजिबल में। तो जनरली ओनली WDV method of charging depreciation is recognized under this act. However, power generating unit have option to claim depreciation on SLM basis, वो भी tangible assets पर। Depreciation is to be claimed on the block of assets, not individual assets. जब भी आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपको ब्लॉक बना दिए जाते हैं। ब्लॉक का मतलब आप अपने दिमाग में इमेजिन करना कि सारी एसेट एक जगह पर पड़ी है, आपकी पूरी प्रीमाइसेस में एक इधर एसेट पड़ी है, इसमें सारे फर्नीचर फिक्चर्स हैं, इसमें सारी प्लांट एंड मशीनरी हैं, इसमें बिल्डिंग वगैरह हैं, और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स है। 4 ब्लॉक बना दिए, 4 ब्लॉक बना दिए, तो डेप्रिसिएशन एक साथ सारी एसेट्स पर चार्ज करूंगा। ये नहीं है कुर्सी उठा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, सोफा उठा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, AC उठा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, कंप्यूटर उठा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, इस बिल्डिंग पर अलग से कर लिया और बाहर वाली बिल्डिंग पर अलग से कर लिया, जम्मू में एक बिल्डिंग है उस पर अलग से कर लिया। नहीं, सबको एक साथ पिरोकर एक साथ वैल्यू डालो, एक साथ उस पर डेप्रिसिएशन निकालो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत से बच्चे पूरा इनकम टैक्स पढ़ जाते, कई बार सीए इंटर क्लियर कर जाते, पता ही नहीं रहता ब्लॉक का मतलब क्या है साहब। ब्लॉक का मतलब है एक साथ आप सारी एसेट्स को एक जगह पर इमेजिन कर रहे हो, मान रहे हो इतने मेरे ऑफिस में 15 AC हैं, तो 15 AC एक साथ रखे हुए हैं, सब पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। AC किस ब्लॉक में आएगा? फर्नीचर में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, वो हम आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन इज टू बी क्लेम्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, कंडीशन क्या है डेप्रिसिएशन क्लेम? क्या वो उस एसेट्स के मालिक होने चाहिए? हाँ साहब, आप उस एसेट्स के मालिक होने चाहिए। आपने हायर परचेज पर ले रखी है, आप अलाउड? हाँ जी, आपको ही अलाउड होगा। आपने लीज पर ले रखी है, हाँ जी, आप क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। मतलब कागजात में नाम होना जरूरी नहीं है, जरूरी है ओनरशिप, बट डीम्ड ओनरशिप भी चलेगी। डीम्ड का मतलब मानो या ना मानो आप ही ओनर हो। मान लो मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, उस पर मैंने कोई बिल्डिंग ले ली लीज पर, 100 साल की लीज पर। अब भैया 100 साल तक वो तो आने वाला है नहीं, तो मैं ही डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। इसलिए उन्होंने लिखा ओनरशिप इज ऑफ मस्ट बी ओनर फुल्ली और पार्टली। चाहे आपने पार्टनरशिप में ले रखी, चाहे आपने फुल्ली ओनरशिप ले रखी। पार्टनरशिप में ले रखी तो प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा, और फुल्ली ले रखी तो फुल्ली डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, बेनिफिशियल ओनरशिप मैंने जैसे बताया, लेसर वाला, हायर परचेज वाला। हायर परचेज का ये इसने बता दिया। टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मान लो कोई लैंड आपने किस पर, लीज पर ली थी, लैंड आपकी नहीं है, लीज पर, उस पर बिल्डिंग बना दी, ऑब्वियसली क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेनेंट इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया अगर आपने किराए पर लेकर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो आप उस पर ही कैन टेक डेप्रिसिएशन, आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ऑलरेडी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। चलो, एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, आप उस एसेट को यूज करो भैया तो आपको खर्चा अलाउ कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना वो एसेट आपको 180 डेज और मोर आपको यूज करनी पड़ेगी। 180 डेज और मोर अगर आपने वो एसेट यूज कर ली तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो जो डेप्रिसिएशन है वो 50% पर मिलेगा। अदरवाइज वो डेप्रिसिएशन आपको 50% पर मिलेगा।
सर मतलब ये मेरे लाल कि जब भी आप कोई भी एसेट यूज करो, जब भी आप कोई भी एसेट यूज करो, फर्स्ट टाइम अगर आप उसको यूज कर रहे हो और वो आपने 180 डेज से कम यूज की है तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगले साल आपको उसका पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। वो कह रहे हैं भैया इस साल कम यूज किए तो हम आपको 50% डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। 180 डेज और मोर यूज किया आपने, 180 डेज और मोर यूज किया आपने, तो फिर आपको एटलीस्ट 180 डेज टू गेट द फुल डेप्रिसिएशन। फिर आपको 100% डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे जिस भी रेट पर वो डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये विद एग्जांपल समझा रखिए, किसी बच्चे को ना समझ में आए उसके लिए ये एग्जांपल है नोट्स में। इंक्लूडिव यूज, पैसिव यूज भी। चलो जी एक बार मैं इस पर दोबारा नजर डालता हूं। पुट टू यूज एनी टाइम। पुट टू यूज का मतलब क्या है? पुट टू यूज का मतलब है चलो ये एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक कैल्सी रखा हुआ था, कैल्सी आज नहीं, चलो कोई बात नहीं। मान लो मैं एक सोफा ले आया, सोफा रखा हुआ है। हाँ सर रखा हुआ है, मैंने सोफा यूज नहीं किया है, मैंने सोफा यूज नहीं किया। क्या वो रेडी फॉर यूज है? हाँ सर रेडी फॉर यूज है। तो रेडी फॉर यूज मतलब उस सोफे में कुछ और कारीगरी थोड़ी करना है, उस सोफे में कुछ और कारीगरी थोड़ी, पॉलिथीन हटा के उस पर बैठने जाना है, ऑफिस में यूज हो जाएगा। रेडी फॉर यूज इंक्लूड पुट टू यूज। आपने पुट टू यूज कर दिया, वो लाके रख दिया, पुट टू यूज है, रेडी फॉर यूज था। दूसरा एग्जांपल, आप एसी ले आए, एसी ले आए लेकिन एसी का कंप्रेसर नहीं लेके आए। क्या वो रेडी फॉर यूज है? नहीं, बिना कंप्रेसर के एसी चलेगा कहां से? पुट टू यूज है ही नहीं। तो सारी चीजें रेडी फॉर यूज होना चाहिए, पुट टू यूज होना चाहिए, आप उसको यूज करना चाहिए। चुपचाप लाके रख दिया एसी, चल ही नहीं रहा, फिर काहे का फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे भाई? काहे का फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे? फुल डेप्रिसिएशन जब आप उसको यूज में ले आओ तो फुल डेप्रिसिएशन माना जाएगा, जिस दिन आप उसको यूज करने लग गए। लेकिन एक चीज है छोटी सी कि आपने यूज भी नहीं किया लेकिन वो चीज रेडी फॉर यूज थी, सोफा, तो वो आपका पुट टू यूज माना जाएगा। 180 डेज कहां से कैलकुलेट होंगे? पुट टू यूज वाले दिन से, जिस दिन आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है सर। सर मजा आया, मजा आ रहा है सर समझने में। चलो मजा आना बहुत जरूरी जिंदगी में। एसेट यूज पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस बताया है। जितना बिजनेस के लिए यूज करो उतने खर्चे बिजनेस में डाल दो, जितना पर्सनल यूज करो उतना डिसअलाउ कर दो। पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो खर्चा बिजनेस के लिए जितना यूज किया उतना तो माइनस करोगे, लेकिन जब WDV में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो 50% मत माइनस करना। मान लो 50% एसेट यूज की बिजनेस पर्पस के लिए, 50% की एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो 50% जो यूज की वो तो P&L में खर्चा डेबिट कर दो। लेकिन जब WDV में से डेप्रिसिएशन माइनस करो ना, उस टाइम पे 100% डेप्रिसिएशन माइनस करना। लेकिन जब पर्सनल पर्पस आए तो खर्चा भी 50% और WDV में से भी 50% ही माइनस होगा, एंड शुड बी डिडक्ट फ्रॉम WDV। Allowability of depreciation in case of a letting of assets on hire। हायर वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप हायर पर दे दो भैया, जिसने भी हायर पर ले रखा है डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, अब एसेट को बाइफरकेट करना शुरू कर दिया। सर आप बता रहे थे ना वो ब्लॉक होते हैं, कुछ ब्लॉक बताया था आपने कि इमेजिन करो पूरी एसेट्स आपकी एक जगह पर। हाँ मेरे लाल ध्यान दे, ध्यान दे। एक टेंजिबल एसेट होती है कि इंटेंजिबल एसेट होती है? टेंजिबल एसेट का मतलब जो दिखती है, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सब मैंने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया, इसको बिठा दो, यहीं पर बिठा दो, पकड़ के इसको शोल्डर पर से पकड़ो, नीचे बिठा दो इसको। ये चीजें हैं पकड़ने वाली, देखने वाली। हाँ भाई मैं इसको छू सकता हूँ, पेन देखने वाला, छूने वाला। ठीक है, ठीक है सर। बट इंटेंजिबल एसेट, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे टैक्स टारगेट। टैक्स टारगेट क्या है? मेरा ट्रेडमार्क है। टैक्स टारगेट एक शब्द है, दिखता कहां है? हवा में है टैक्स टारगेट। बस आपकी सोच में है वो चीज, आपकी सोच में है। टैक्स टारगेट इधर दिख रहा है लिखा हुआ, देखो। हाँ सर दिखा हुआ लिख रहा है, बस टैक्स टारगेट है भाई। ये शब्द मैंने पेटेंट करा रखा, कॉपीराइट करा रखा है। तो ये क्या होगी मेरी इंटेंजिबल एसेट। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में कभी भी गुडविल नहीं आती। रिसेंट अमेंडमेंट एक दो तीन साल पहले की, उसको गुडविल को हटा दिया गया है बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट से। तो टेंजिबल एसेट बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा। तीन ब्लॉक तो यही हो गए, एक बिल्डिंग का, एक प्लांट एंड मशीनरी का और एक फर्नीचर का। चौथा ब्लॉक हो गया मेरा इंटेंजिबल एसेट का। इनकम टैक्स में 4 ब्लॉक होते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक बस। एक में प्लांट एंड मशीनरी, एक में फर्नीचर फिक्चर, एक में बिल्डिंग, एक में इंटेंजिबल एसेट।
इंटेंजिबल एसेट्स नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अदर बिजनेस, कमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर। कोई आपने राइट ले रखा, वो भी आपको राइट दिखता नहीं है कि राइट ले किससे रखा, नहीं ले रखा भैया, ये एप्पल का लोगो मैं यूज कर लूंगा, ये मैंने राइट ले रखा, राइट है तेरे पास लेकिन इंटेंजिबल एसेट है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब ये है सेम क्लास होनी चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। क्लास का मतलब बिल्डिंग में बिल्डिंग को डालो, प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी में डालो, फर्नीचर फिक्चर को फर्नीचर फिक्चर में डालो, इंटेंजिबल एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स में डालो। बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर भी बाइफरकेट कर लेना। जैसे सर कोई बिल्डिंग हो सकता है कमर्शियल वाली हो, कोई रेजिडेंशियल वाली हो। सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? अरे यार ऑफिस के क्वार्टर दे रखे आपने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर भी तो होते हैं, हाँ होते तो वो रेजिडेंशियल है ना। हाँ चलो, तो बिल्डिंग के अंदर भी आप देख लेना भैया 5% के ये बिल्डिंग है, 10% वाली ये बिल्डिंग है, 20% वाली ये बिल्डिंग है, 25% वाली ये बिल्डिंग है, 30% वाली ये बिल्डिंग है, एज्यूम कर रहे हैं अलग अलग रेट से। फिर फर्नीचर पिक्चर में भैया 10% वाले ये हैं, फिर प्लांट एंड मशीनरी में 5% वाली ये हैं, 10% वाली ये हैं, 40% वाली ये हैं, इंटेंजिबल एसेट में ये 25% वाली। तो सेम क्लास ऑफ एसेट होनी चाहिए और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होना चाहिए। इंक्लूड कर लेना प्लांट एंड मशीनरी में शिप्स, व्हीकल, बुक्स, साइंटिफिक अप्रेंटिस, सर्जिकल यूज फॉर बिजनेस, ठीक है ये चीजें, लेकिन एक्सक्लूड कर लेना साहब, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, नेगेटिव चीजें हमेशा याद रखा करो। टी बुशेस, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल, ह्यूमन बॉडी, स्टॉक इन डेड, ये चीजें कभी भी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती। टी बुशेस और लाइव स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते, जबकि शिप, व्हीकल, बुक, साइंटिफिक अपेंडेंस एंड सर्जिकल यूज फॉर बिजनेस वो सारे प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। हाउएवर theater building, hospital building through specially equipped with the business are still building and cannot be plant, वो बिल्डिंग ही कहलाएंगे। अब हॉस्पिटल बिल्डिंग को ये मत बोल देना ये तो प्लांट एंड मशीनरी। थिएटर बिल्डिंग, सर फिर बिल्डिंग ये हॉल वालों का तो ये प्लांट एंड मशीनरी, उसमें मूवी चलाते हैं, नहीं वो बिल्डिंग ही कहलाएगी, ठीक है सर। चलो जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में फटाफट एक बार देखो क्या लिखा है, चलो फटाफट आओ। एसेट इन एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ लैंड पर आप डेप्रिसिएशन नहीं करते, हाँ सर हमें पता है। पर्सनल एसेट पर भी डेप्रिसिएशन आप नहीं चार्ज करते, ठीक है सर। अगर आप बिल्डिंग पर ले रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी हटा देना, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। रिड्यूस ऑफ गुडविल फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट 1/4/2021 से, ठीक है सर ये बातें तो हमें पता ही थी। आप कैसे ब्लॉक बनाओगे मैंने आपको एकदम बता दिया, किसी बच्चे को स्टिल कोई डाउट हो तो मेरे लाल 5 मिनट लगा के इनको पढ़ लेना, तेरा हर डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टेप टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने, अरे भाई ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेना है, कुछ एडिशन हुई है तो उसमें एडिशन में डाल दो। कैसे डालोगे बताया था, सेम क्लास होनी चाहिए, सेम रेट में डाल दोगे, ठीक है सर। कुछ डिलीशन हुई, डिलीशन का मतलब टूट गई, फूट गई, बेच दिया, फेंक दिया, उसको डिलीट कर दो। जो भी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचे सेम क्लास की, उस पर सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, ठीक है सर। हाँ ये ध्यान रखना, बाइफरकेट अगर कोई नई एसेट ली है तो उसको बाइफरकेट जरूर कर लेना 180 डेज में। 180 डेज वाली उससे कम में 50%, उससे ज्यादा पर 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करना। कैसे करना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेनी है सर, ठीक है सर। कोई एडिशन हुई है, एडिशन मतलब कोई एसेट परचेज की है, हाँ सर, तो उसी में सेम क्लास में डाल दूंगा, सेम रेट वाली में, सेम रेट वाली एक साथ और अलग रेट वाली उससे अलग में। सेम रेट वाली के अंदर भी ये देख लेना, कोई एसेट 180 डेज से कम यूज किया है तो उस पर 50% लगा देना, बाकी पर 100% लगा देना। एक्सेल शीट में जब आप बनाते हो अलग अलग लाइनों में ये चीजें बनती रहती है। बिल्डिंग के अंदर 5% वाली, 10% वाली, 15%, 20% वाली, फिर उस 5% वाली के अंदर भी ये 2.5% लगेगा, इस पर 2.5%। सर हिंदी में बताओगे, एक बार इंग्लिश में समझा दो। चलो बिल्डिंग ली, बिल्डिंग के अंदर ये 5%, ये 10%, ये 20% वाली बिल्डिंग थी, ठीक है। 5% के अंदर भी दो चीजें कि सर इस पर 2.5% लगेगा क्योंकि ये लेस देन 180 डेज वाली है, तो इस पर मैं 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो भी है डिलीशन उसमें से माइनस करवा देना, जिसमें जहां से डिलीट हुई है एसेट, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो।
बात समझ आई? हाँ सर आ गई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, इतनी देर से जिसका वेट कर रहे थे। बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, नॉट यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस 10%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मैंने बता ही दिया। क्या बताया सर? गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह जो मिलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉय को क्वार्टर। बिल्डिंग यूज फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट पर 40%। तो बिल्डिंग में ही 3 रेट आ गए, 5, 10 और 40%। फर्नीचर फिटिंग पर एक ही लगेगा 10%। सर फर्नीचर का मतलब समझ आ गया, सोफे वगैरह। सर ये फिक्चर्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग। फिक्चर्स होते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, सॉकेट हो गया, वायर हो गई, ये चीजें फिक्चर्स कहलाती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार्स 15%। ईपीबीएक्स, इंटर टेलीकॉम सिस्टम, इंटरकॉम जो लगा रहता है, मोबाइल फोन 15%, 15%। सर जो बस लॉरी टैक्सी हायर पर चलती हैं वो ज्यादा चलती है तो 30%, ये कम चलती है। ये मोटर कार पर्सनल, मेरी पर्सनल बिजनेस में कोई मेरी पर्सनल गाड़ी, मतलब बिजनेस की पर्सनल गाड़ी, और कोई मेरा बिजनेस ही है टैक्सीज का, तो उस पर 30%, क्योंकि ज्यादा चलती है तो ज्यादा रेट दे दिया। ये बिजनेस में होगी कम चलेगी। मोल्यूड्स यूज इन द रबर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री 30%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूपीएस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पार्ट, प्रिंटर वगैरह 40%। एरोप्लेन, एरो इंजन्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 30%। बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन, ओएल वेल, वो तेल के कुएं, बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 40%। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइस 40%, 15%। विंड मिल्स बिफोर 1/4/24 ऑन और आफ्टर 1/4/2014, इस पर 40%, इस पर 15%। सर क्या ये याद करने हैं? आप 5-10 बार पढ़ोगे ना इनको कि खुद ही याद हो जाते हैं। इतने नहीं है, बस इतने ही तो है। सर क्या कंपलसरी याद करना है? मेरे भाई याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो क्वेश्चन में दे भी देता है। कई बार वो आपका दिमाग यूज करने के, जब उसको थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो ना, वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देगा, बोल देगा विंडमिल है जो यूज हुई है 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को। अब बताओ, तो आप 40% यूज करोगे ऑन और आफ्टर में। ठीक है, ठीक है सर। इंक्रीज आरओडी का मतलब है मेरे लाल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लिख लेना। चलो जी, इंक्रीज इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। सर्टेन एसेट्स में क्या है? लेबोरेटरी यूज फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, डेप्रिसिएशन 40%। थोड़ा सा एक बार स्पेशल तौर पर इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। या लेबोरेटरी यूज फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 40% पर, ठीक है सर। इफ ऑल एसेट्स हैज बीन सोल्ड, एक बात लिख लो, लिख लो, कहीं हिंदी में लिखी जाती हो तो लिख लेना इस बात को, कि इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन तब ही चार्ज कर सकते हो, इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन तब ही चार्ज कर सकते हो जब ब्लॉक में एसेट भी हो और उसकी वैल्यू भी हो। 50 एसेट एक साथ है, 50 एसेट्स की वैल्यू एक साथ है। कई बार ऐसा होता है कि 50 एसेट्स में से मैं 10 एसेट बेच देता हूं महंगे रेट पर। मतलब मान लो ये 50 एसेट 50 लाख की थी, इस 50 एसेट्स में से मैंने 10 एसेट बेच दी 50 लाख में, मतलब ब्लॉक में 40 एसेट रह गई, लेकिन 50 लाख की चीज मैंने 50 लाख में बेच दी, मतलब वैल्यू जीरो होगी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। मतलब इनकम टैक्स में लिख लो, इनकम टैक्स में कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो ब्लॉक में एसेट भी होनी चाहिए और ब्लॉक में वैल्यू भी होनी चाहिए, रुपीज में वैल्यू होनी चाहिए। दो चीज होंगी तब ही आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है साहब। चलो अगली बात आई एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सरकार आपसे खुश हुई, आपने कुछ ऐसे काम किए 4 चीजों में, चार चीजें आपने स्पेसिफिकली कर दी, उन 4 चीजों के लिए सरकार आपसे कहती है चलो एडिशनल डेप्रिसिएशन देता हूं मैं आपको। जो ये वाले डेप्रिसिएशन है ना, ये वाले तो आप क्लेम करो ही करो, लेकिन अगर आपने 4 चीजें की जो मैंने आपको बताई कानून में कि सुन अगर ये 4 चीजें तू कर लेगा तो मैं तुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दूंगा। किस रेट पर? किस रेट पर? 20%। कहां लिखा है जी? कहां लिखा है? 20% पर मैं आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दूंगा, फिक्स है, ये रेट चेंज नहीं होता, हर एसेट के लिए 20% डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। ठीक है सर। सर हर एसेट के लिए 20%? हाँ सर। 5% बिल्डिंग पर लगाया, 5% उसके लिए भी 20%? हाँ भाई हाँ,
सर कौन कौन से काम करना जरा बताना। अरे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करना हो या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर नट शेल में देखो तो दो है, बाइफर के टुकड़ों में देखो तो चार। चार कैसे सर? अगर आप पावर जनरेट करते हो या फिर पावर ट्रांसमिशन करते हो या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट का बिजनेस है, पावर मतलब बिजली, बिजली लाइट, इसका अगर आप बिजनेस करते हो तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। या फिर मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोडक्शन करते हो, कोई चीज बनाते हो, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा कहां पर क्लेम होगा? सर डब्ल्यूडीवी वाले कॉन्सेप्ट पर। सर डब्ल्यूडीवी वाले कॉन्सेप्ट पर चलो वो भी। Additional depreciation is available in respect to prescribed rate is eligible business for investment in the new plant and machinery. न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। दैट मींस आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर ले आओ, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करो, आपको नहीं मिलेगा। आप ये मत बोलना अरे सर उसके लिए पुरानी थी, मेरे लिए तो नहीं थी। समझना, कोई कार आपने सेकंड हैंड खरीदी, वो बोले अरे सर उसके लिए पुरानी, मैंने तो नहीं खरीदी, मेरे तो नहीं है, नहीं वो नहीं चलेगा। वो बोल रहा न्यू होनी चाहिए, पैकिंग वाली, एकदम अनबॉक्सिंग वाली जो होती है। नो लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड प्लांट, मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं मिलेगा एंड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी का भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। इन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट है, इनका आपको डेप्रिसिएशन या फिर कहूं एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किन किन का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? इन एलिजिबल नेगेटिव वाला। शिप एयरक्राफ्ट होगी तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का नहीं मिलेगा, चाहे इंडियन हो चाहे इंपोर्टेड हो। एनी प्लांट एंड मशीनरी इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगाओगे तभी मिलेगा, ऑफिस प्रीमाइसेस में लगाई नहीं मिलेगा। बेशक आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ऑफिस प्रीमाइसेस में वो लिख देगा ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंस्टॉल एएसी इन द ऑफिस, नो नहीं मिलेगा। रेजिडेंशियल हाउस का नहीं मिलेगा, गेस्ट हाउस का नहीं मिलेगा। एनी अदर ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी हुज एक्चुअल कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, आपने पूरी की पूरी साइंटिफिक रिसर्च वाली कोई एसेट थी, आपने पूरी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर रखी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या करोगे यार? एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट पर मिलेगा साहब? 20% पर मिलेगा। वही 180 दिन से कम यूज करोगे तो आपको 10% मिल जाएगा, 50%, दैट मींस 20% का 50% हो गया, 10% आप इस साल ले लो, 10% आप अगले साल ले लो, रिमेनिंग 50% विल बी डिसअलाउड इन फर्स्ट प्रीवियस ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली नॉर्मल से तो एक्स्ट्रा ही है। इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से भी आप इसको रिड्यूस करोगे। तो फर्स्ट ईयर में 50%, उससे नेक्स्ट ईयर में रिमेनिंग 50%, मतलब 10% इस साल, 10% अगले साल, मतलब टोटल 20% वो देंगे ही देंगे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये स्पेसिफिकली इसको इंपॉर्टेंट करना, मार्क। फोर्कलिफ्ट ट्रक यूज्ड इन द फैक्ट्री एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, कई बार पूछ लेता है। जो फैक्ट्री के अंदर सामान इधर से उधर लेके जाते हैं वो एक अजीब सा ट्रक होता है, उसके आगे ऐसे वो निकले होते हैं लोहे की ग्रिल सी, वो ऐसे जाके किसी भी बॉक्स के नीचे ऐसे फंसा देते हैं, उसको उठाते हैं, ऐसे ऐसे ले जाके यहाँ रखते हैं, डाउन करेंगे, इनको ऐसे निकालेंगे, वो सामान यही रखा गया। ये एक तरह का ट्रक होता है, तो इस ट्रक का भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है साहब। एक सर्कुलर आया था सरकार का, उसमें ये बात लिखी गई है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, अगर आप प्रिंटिंग और प्रिंटिंग पब्लिशिंग का बिजनेस करते हो तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली बात कहां लिखी है वो? कहां लिखी है एडिशनल डेप्रिसिएशन जब भी आप क्लेम करोगे वो हमेशा आपको डब्ल्यूडीवी से मिलेगा, मतलब कभी भी, हाँ ये लिखा एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इन द पावर जनरेटिंग एसएससी। ये मेरे को इसलिए नहीं मिल रही ये चीजें क्योंकि ना ये सारे नोट्स मैंने आपको एकदम नए डिजाइन करके दिए हैं। पुराने नोट्स में तो पता था कहां चीज क्या लिखी, ये एकदम नए सिलेबस के नए नोट्स हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ना कई बार ढूंढने में दिक्कत आती है। ये लिखिए बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग यूनिट। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पावर जनरेटिंग यूनिट कई बार एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। फोकस,
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी यूनिट को मिलेगा, उसी बिजनेस को मिलेगा जो WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती होगी। और SLM पर चार्ज कौन कर सकता है? पावर जनरेटिंग। दैट मींस अगर पावर जनरेटिंग यूनिट है एंड साथ में SLM डेप्रिसिएशन फॉलो कर रही है तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती। डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप क्या बिजनेस है? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप टाइम टू एक्सरसाइज, आप इस ऑप्शन को कब तक क्लेम कर सकते हो? बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI अंडर सेक्शन 139(1), मतलब इस साल के प्रीवियस ईयर की आप 31 जुलाई, लेट्स से इंडिविजुअल बिजनेस है, 31 जुलाई तक आप ये ऑप्शन क्लेम कर सकते हो कि भैया मुझे तो SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्योंकि मेरा जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बिजनेस है। तो वो कह रहा कर लो ऑप्शन टू SLM ओनली टेंजिबल एसेट, बताया था ना, सिर्फ टेंजिबल जिन चीजों को हम छू सकते हैं उन्हीं पर आप SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। फॉर इंटेंजिबल एसेट्स ओनली WDV मेथड इज एप्लीकेबल, सच अंडरटेकिंग कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल इंडिविजुअली, SLM और WDV व्हिचएवर इज बेनिफिशियल टू SSC। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें WDV ज्यादा डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो ले लो, SLM मिल रहा है तो वो ऑप्शनल है। क्या बोला? ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है SLM, चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर WDV तो है ही है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, न्यू एसेट यूज फॉर लेस देन 180 days, न्यू एसेट्स एक्वायर्ड पुट टू यूज लेस देन 80 depreciation allowed 50% of rate of depreciation remaining allowed in the next year, sale in the year first use, profit or loss arise from transfer of short term capital gain और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर सेल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट यूज, जब आप यूज कर रहे हो और आपने उसको सेल कर दिया तो ऑब्वियसली या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स बाय पावर सेक्टर यूनिट्स, अगर पावर सेक्टर यूनिट्स, एक छोटा सा पॉइंट है बस टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला, कि अगर आप ये बिजनेस करते हो, ये वाले बिजनेस करते हो और आप अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ध्यान रखना अगर आपने वो एसेट बेच दी WDV से कम पर, मतलब आपकी WDV थी 100 रुपए, आपने वो एसेट बेच दी 80 रुपए पर, दैट इज कॉल्ड, जो 20 रुपए का गैप है, 100 रुपए की चीज आपने 80 रुपए में बेच दी, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, WDV माइनस इट शैल बी डिडक्शन, डिडक्टेबल, सेक्शन 32 में आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो डेप्रिसिएशन वाले में। सेल प्राइस ज्यादा है WDV से, मतलब मान लो WDV थी 100 रुपए, आपने बेच दी 120 रुपए में, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो खरीद दी 150 रुपए में, 150 में, 100 रुपए की चीज WDV थी 100 रुपीज, 120 में बेच दी, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी कितनी? 150। उस केस में बैलेंसिंग चार्ज तो 20 रुपीज है, 120 माइनस 100 जो आया, सेल प्राइस माइनस WDV, सेल प्राइस कितना? 120, WDV कितना? 100, इट शैल बी टैक्सेबल, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 41(1) में। डीम्ड इनकम 41 मैंने आपको लिखवाया था शुरू में ही, 3 सेक्शन 28, 44 AD, ADA, AE और 41 डीम्ड वाला, तो वो यहां पर टैक्स कर देगा आपका इनकम में, मानते हो 20 रुपए। अब सेल प्राइस आपका इतना ज्यादा हो गया, 100 रुपीज WDV, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150, सेल प्राइस 200, 200 रुपए, तो आपको क्या करना? बैलेंसिंग चार्ज क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस WDV, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 150, WDV कितना था? 100, तो 150 माइनस 100 कितना हो गया? सब 50, वो आपका हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज, मतलब 41(2) में आप उसको टैक्सेबल PGBP मान लोगे। और सेल प्राइस कितना सर? 200 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सर? 150, जो बैलेंस का 50 रह गया वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 50A। मैंने विद एग्जांपल ये चीज आपको समझा दी, ठीक है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर ऑफ कंपनी, सक्सेशन, कुछ नहीं, बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है। कोई डीमर्जर हुई, अलग अलग हो गए, कोई चीज मर्ज हो गई, अमालगमेट हो गई, मिल गई, सक्सेशन हो गया, पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप बन गई, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू ए LLP फर्म, मतलब आपका रूप चेंज हो गया, आपने अपना चेंज कर लिया दिखने का ओरा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है, आप मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और फिर उस दिन से डेप्रिसिएशन डिवाइड कर दो, जो पहले का रूप था उतना पहले वाले को दे दो, जो बाद का हो गया उतना बाद वाले को दे दो। अमालगमेशन, मान लो A कंपनी मिलकर B कंपनी मिलकर AB लिमिटेड बना ली, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लो, जिस दिन भी ये अलग हुए थे उससे पहले का A को दे दो, उसके बाद का B को दे दो, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है सर। इन द केस ऑफ चेंज ऑफ इन सच केस डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन दैट, ये एज्यूम करते हुए नो चेंज, कोई चेंज हुआ ही नहीं है ओनरशिप में। और फिर जब आप निकाल लो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट शैल बी अपोर्शनड, अपोर्शन मतलब बांट दोगे आप उसको बिटवीन द प्रेडेसेसर पिछले वाले में एंड सक्सेसर जो नई कंपनी बनी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर व्हिच इज यूज्ड बाय देम। यहां पर ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, दोनों मिलकर बना ली ए बी लिमिटेड। तो मान लो यहां पर वो अलग हुए तो पहले का इनको दे दो, इस लाइन के बाद का इसको दे दो, इससे पहले इनको का दे दो, जो भी इन दोनों का था वो उस हिसाब से बांट दो। दैट मींस आंखें बंद कर लो, कुछ चेंज नहीं हुआ है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर नंबर ऑफ डेज जिसने, कहने का मतलब है जिस बिजनेस ने जो चीज जिस रूप में यूज की है उतना उसको अलाउ कर दो, बाकी नए वाले को कर दो। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, चलो ये डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट के लिए आप एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? नहीं, एक्चुअल कॉस्ट का ही टॉपिक शुरू हो गया, यहां पर मेरा डेप्रिसिएशन फिनिश हो गया। ठीक है, अब ये सेक्शन आया 43.1, 43.1। ठीक है, अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन पढ़ाते पढ़ाते जुबान पे डेप्रिसिएशन हो गया। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है किसी भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट लेने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है सर? सबसे पहले हमें लेना पड़ता है कि वो एसेट कितने की आई, उसमें क्या क्या खर्चे हुए, वो सारे के सारे हमें ऐड कराएं। चलो वन बाय वन देखते हैं कि इसमें कितने खर्चे हमारे ऐड हुए, एक्चुअल कॉस्ट निकलती कैसे। आप एसेट को ले तो आए अपने यहां पर, लेकिन अब लाने के बाद अब क्या, आप उसको कितनी वैल्यू पर अपने बुक्स में इंट्रोड्यूस करोगे? भैया आपने 100 रुपए की एसेट खरीदी थी, लाने में 10 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए, 110 हो गए, उस पर इंश्योरेंस कराया 5 रुपए का, 115। अगेन इंग्लिश में 100 रुपीज की एसेट खरीदी थी, 10 रुपीज रिक्शा वाले ने ले लिए, 5 रुपीज इंश्योरेंस वाले ने ले लिए, 115 हो गए। 115 में 15 रुपए उसका स्ट्रक्चर बनाने में लग गए, 130। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 130। यही बात यहां पर लिखी हुई है। उसमें से अगर आपको एक्साइज ड्यूटी का सैनवेट क्रेडिट मिल गया, जीएसटी वाले समझते हैं क्रेडिट कैसे मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिल गया वो माइनस करवा दो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से। ठीक है सर। सब्सिडी ग्रांट दे दी गवर्नमेंट ने, कोई डायरेक्टली दे दी चाहे घुमाकर इनडायरेक्टली दे दी, वो भी माइनस करवा दो। अमाउंट रिसीव्ड ऑन ट्रायल रन में, ट्रायल रन में कोई शैम्पू बेचता है ना, ट्रायल में शैम्पू बेचा था 1 रुपए का फ्री में, 1 रुपए का शैम्पू मान लो 10 पैकेट थे वो 1 रुपए में बेच दिए, तो जो भी कुछ आए उससे माइनस करवा देना ट्रायल रन का कोई खर्चा हो तो। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड कैपिटल, आपने लोन लेकर कोई एसेट खरीदी थी, तो जब तक पुट टू यूज आप उस एसेट को करते हो तब तक के खर्चे आपको उसमें ही इंक्लूड करने हैं, पुट टू एसेट तक के। तो उस दिन तक का लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा सर, उसके बाद का पीएनएल में डेबिट कर दो। कोई एसेट मैंने मशीनरी ली, किस पर? मशीनरी ली मैंने लोन पर, तो जब तक मैं पुट टू यूज उसको यूज करना शुरू करता हूं, उसका रिबन कटता है, मशीन चालू हो जाती है प्रोडक्शन करना, वहां तक का मैं जो इंटरेस्ट होगा उस लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें कैपिटलाइज कर दूंगा, उस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और ब्लॉक में उस एज इट इज उसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद का जो लोन का इंटरेस्ट है वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड एक्वायरिंग फ्रेट इंश्योरेंस लोडिंग अनलोडिंग, मशीन को उतारने में लगाने में जो भी खर्च होगा। स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, कई बार आपने इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जनरेटर, जनरेटर बहुत बड़ा जनरेटर होता है, एक एक कमरे के जनरेटर होते हैं, उनको बनाने के लिए नीचे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर बनते, तो उसको बनाने में जो भी खर्चा हुआ तो जनरेटर की कॉस्ट में ऐड करवा देना। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, अरे कोई अमाउंट पैसे का लेना देना ऊपर नीचे हो गया फॉरेन फ्लक्चुएशन में, तो वो आप जो भी चीज होगी ऊपर नीचे वो आप उसकी कॉस्ट में माइनस या ऐड करवा दोगे। फॉरेन फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ठीक है सर। खरीदी थी इस रेट पर, पुट टू यूज कर रहे हो इस रेट पर, तो पुट टू यूज तक के तो सारे खर्चे ऐड होंगे। हाँ सर, तो फॉरेन फ्लक्चुएशन का जो भी रेट चेंज होगा वो आप उसमें ऐड लेस करवा दोगे, तो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। इसलिए डेप्रिसिएशन शब्द बार बार निकल रहा था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस एसेट की। ये एक छोटी सी बात लिखी है कि साहब अगर आप कोई भी खर्चा करोगे 10,000 से ऊपर का
10,000 से ऊपर का, तो आप वो किससे करोगे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। 8 मेथड है ये, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, आधार बेस्ड भीम पे। आप इनसे करोगे तो ही आपकी कॉस्ट में ऐड होंगे 10,000 से ऊपर। मान लो 12,000 का आपने, 12,000 का क्या किया आपने, लाने ले जाने का 12,000 रुपए खर्चा था, लाने का, मशीन को फैक्ट्री तक लाने का 12,000 रुपए आपने कैश में पे कर दिया। अब आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे, वो खर्चा आपको बैंक से करना था। हाँ, 8,000 रुपए आपने किराया भाड़ा ट्रक वाले का 8,000 कैश में दे दिया, चलेगा। लेकिन 10,000 वाला खर्चा एक्सीड 10,000, सच एक्सपेंडिचर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर आप उसको अब उस कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। मतलब 10,000 से ऊपर के खर्चे आपको इन 8 मोड से ही करने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और आधार बेस्ड भीम पे। सिर्फ आप इन्हीं तरीकों से कर सकते हो, तब ही जाके उसमें ऐड करेंगे कॉस्ट में, अदरवाइज उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। आइए जी, नया आपका कॉस्ट से ही रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो फटाफट देखो, एक्चुअल कॉस्ट इन स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट वो बताएगा, लो कह रहा है भाई उसमें एक्चुअल कॉस्ट ये लेना। पहले तुमने पढ़ लिया कि एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, ये नॉर्मल एसेट्स के लिए है, नॉर्मल कोई एसेट खरीद। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एसेट है, कुछ केसेस है, साइंटिफिक एसेट्स है, कन्वर्जन है, एसेट्स एक्वायर्ड, गिफ्ट है, सेकंड हैंड एसेट्स है, तो हम बता देंगे कि ये अगर ये एसेट है तो इसमें फिर ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, फिर इसमें हम जो बोले ना एक्चुअल कॉस्ट वो लेना। ये कौन कौन से केसेस हैं वो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस सेक्शन में, जो ये सेक्शन है 43(1) वाला, इसमें क्या है कि इंटर लेवल पर ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब मई 24 और नवंबर 24 के लिए क्या है कि 50-50 मार्क्स का हो गया है, तो आपको नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाना इसके बारे में। ठीक है, ठीक है सर, आओ फटाफट आ जाओ जल्दी से। कहां थे हम? साइंटिफिक एसेट्स स्पेसिफाइड बिजनेस इनटू 35 एडी। अगर 35 एडी वाली एसेट है और ब्रॉट इनटू बिजनेस, आप नॉर्मल बिजनेस में साइंटिफिक एसेट्स को आप नॉर्मल बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो उसकी कॉस्ट आप नील लेंगे उस एसेट की। क्यों नील लेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी सेक्शन 35 एडी वाले में डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिडक्शन अलाउड 35, सेक्शन 35 में। ठीक है सर। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब आपकी कैपिटल एसेट्स है, आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो। मान लो मैंने एग्जांपल लिया था, इस एसेट को मैंने कैपिटल एसेट बना दिया, मैं इसको दोबारा स्टॉक इन ट्रेड में लेके जा रहा हूं, तो इसकी कॉस्ट क्या लूंगा? तो इसकी कॉस्ट लूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। वाइस वर्सा, दोनों को आपस में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आप लेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी। एसेट अगर आपको गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है, मतलब दादा परदादा से अगर कोई प्रॉपर्टी आई है, तो WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर, क्योंकि आपके हाथ में तो एसेट फ्री में आई है, पिछले वाले की कॉस्ट को ही हम उसकी WDV मान लेंगे। WDV पिछले वाले की को हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे एज पर सेक्शन 43(1). ठीक है सर, ठीक है जी। चलो, सेकंड हैंड अगर आपने एसेट खरीदी, तो एओ को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भैया सुनो मेरी बात, मेन पर्पस वाज टू रिड्यूस द इनकम टैक्स लायबिलिटी व्हाइल क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एनहांस ही मे प्रीवियस अप्रूवल ऑफ JCID डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट हैविंग रिगार्ड टू द ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब एओ अपनी मर्जी से जो चाहे उसकी वैल्यू डिसाइड करवा सकता है, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JCID। ठीक है सर। री एक्विजिशन ऑफ एसेट यूज फॉर द बिजनेस प्रोफेशन अर्लियर। आप किसी एसेट्स को पहले करते थे, आपने बेच दी, फिर आपने दोबारा खरीद ली। पहले ये टैक्स प्लानिंग के जरिए होते थे, आपने एसेट यूज कर ली, दूसरे वाले को हायर कॉस्ट पे बेच दी, फिर दोबारा आपने चाहे लोअर कॉस्ट पर बेच दी, फिर हायर कॉस्ट पे उसको खरीद लिया। 100 रुपए की एसेट थी, आपने यूज कर ली, फिर उसको सामने वाले को मान लो लेट से 20 रुपीज में आपने बेच दी, फिर उससे वापस आपने हायर कॉस्ट पर 80 रुपीज पर खरीद ली, हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। तो इसलिए वो कहता है कि WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर, जब आपने ओरिजिनल उसको ट्रांसफर किया था, और कॉस्ट ऑफ री एक्विजिशन विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा, आपने ट्रांसफर किया और जो आपने रीक्वायर किया, जिस पर भेजा था उस टाइम की WDV, और आपने उससे खरीदा कितने पर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। सेल एंड लीज बैक ऑफ द ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन में क्या किया?
एसेट यूज की, बेच दिया, फिर दोबारा खरीद लिया। अब मैं इसमें क्या किया, जैसे ही सरकार को पता चला वो पॉइंट नंबर 4 ले आए, फिर इन्होंने क्या चालाकी की, पॉइंट नंबर 4 है, फिर सरकार को ये पॉइंट भी लेके आने पड़ा। यूज किया, बेच दिया, बेच के खरीदा नहीं वापस, लीज बैक, कह रहा मैं अब लीज पे ले रहा हूं। अच्छा, अब ये ज्यादा शानपत्ती दिखा रहा है, तो इसलिए सरकार कहती है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। आपने सेल कर दिया, वापस उसको लीज पर ले लिया, एसेट अल्टीमेटली आपको ही यूज करनी है। तो इसके लिए WDV ऑफ द एसेट इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी, जिस दिन मैं ट्रांसफर कर रहा था उस दिन की WDV ऑफ द एसेट इन द हैंड्स ऑफ पर्सन टू होम लीज बैक। बात समझ आई? यस सर, समझ आ गई। बिल्डिंग अगर आप विच वॉज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पज अर्लियर, पहले आप उसको नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते थे, अब आप उसको बिजनेस में ले आए, ट्रांसफर कर दी, केवल बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के लिए। तो आप बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। मान लो 5 साल पहले आपने कोई बिल्डिंग बनाई थी, आप उसका नॉर्मल अपना रहने वहने के लिए यूज करते थे या किसी और पर्पज के लिए यूज करते थे, अब आप उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 5 साल से अभी तक का नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा एक्चुअल कॉस्ट में से। तो जो भी मेरी WDV निकल कर आएगी, जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकल कर आएगी, वो मेरी क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट, मेरे बिजनेस पर्पज के लिए। ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्डी ऑन सब्सिडरी और वाइस वर्सा, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग। तो एक्चुअल कॉस्ट इसमें क्या हो जाएगी, सेम कॉस्ट WDV इट वुड हैव बीन इफ ट्रांसफरर कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द एसेट। दैट मींस होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को की, सब्सिडरी ने होल्डिंग को की, तो जिसकी बुक्स में वो पहले थी, ट्रांसफर करने से पहले थी, उसकी बुक्स में जो भी उसकी WDV थी वही सामने वाले की भी एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी, कोई एडिशन कुछ नहीं करेंगे उसमें। ठीक है सर, ठीक है जी। 7A ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर टू इंडियन रिजल्टिंग कंपनी, उसमें भी वही है कि भैया जो सामने वाले, जो पीछे वाले ने ट्रांसफर की, पीछे वाले का मतलब मैंने वो एसेट मान ले सामने वाले को ट्रांसफर किया डीमर्जर में, तो जो रिजल्टिंग कंपनी की WDV है, जो डीमर्ज कंपनी, डीमर्ज मतलब मेरे में से जो रिजल्टिंग कंपनी हुई, वो रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, रिजल्ट जो रिजल्ट आया है नई कंपनी का निकलकर, तो उसमें कॉस्ट वो ली जाएगी जो कंपनी डीमर्ज हुई है उसकी जो WDV थी वही उसके ले लेंगे सामने वाले। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट रिलेटिंग पीरियड आफ्टर द एसेट फर्स्ट पुट टू यूज विल नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर आप कोई एसेट लोन पर लेते हैं तो जब तक आप उसको पुट टू यूज करते हैं तब तक का खर्चा उसमें, खर्चे का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, आप उसमें कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद का आप नॉर्मल P&L में डेबिट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ असाइनमेंट क्रेडिट, अगर आपको इनपुट मिला है तो ऑब्वियसली आप उसको माइनस करेंगे। सब्सिडरी ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, same वही treatment when assignment credit in capital goods has been availed in respect of excise duty, it shall not ना ही assignment credit पार्ट होगा और ना ही सब्सिडी वगैरह मिली वो पार्ट होगी, it shall not be part of the actual cost। that means आपको सब्सिडी मिली, आपको assignment credit मिला, ये दोनों की दोनों चीजें माइनस कर दी जाएंगी। ऑलरेडी मैं जब आपको कॉस्ट निकालना बता रहा था उस टाइम पे मैंने दोनों पॉइंट आपको बताए थे। एसेट एक्वायर आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ब्रॉट टू इंडिया एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। पहले चालाकी करते थे, जैसे ये स्टारबक्स हो गए, ये क्या करते थे कि पहले स्टारबक्स आउट ऑफ इंडिया वो एसेट फुल्ली यूटिलाइज कर ली, फिर उसको इंडिया में इंपोर्ट किया हायर कॉस्ट पर, ताकि यहां पर भी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके। तो उन्होंने बोला भाई सुन, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स दैट वुड हैव बीन अलाउड had the cost has been used in India since the date of acquisition। जब आपने विदेश में ये एसेट खरीदी थी वही नोशनल डेप्रिसिएशन आपको इस पर माइनस कर देना है। ये सारे 12 तरीके थे, 12 के 12 पर इन्होंने रोक लगाई और इन्होंने बताया कि इन 12 चीजों में हम आपको बताएंगे एक्चुअल कॉस्ट आप क्या लेंगे। कैपिटल एसेट्स इज एक्वायर्ड अंडर ए स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ stock exchange, recognized stock exchange, amount which would have been regarded as actual cost had there had no सच कॉर्पोरेटाइजेशन की, बिना कॉर्पोरेटाइजेशन के है वही आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानकर चलेंगे। मानकर चलो उसका अभी तक कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। उससे आगे आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू 43.6 WDV assets acquired during the previous year, actual cost asset acquired before previous year, तो actual cost minus depreciation actually
अलाउड। केसेस व्हेन नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड, नो डेप्रिसिएशन कब नहीं मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बता दिया था। जब भी आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ब्लॉक में एसेट होनी चाहिए, ब्लॉक में वैल्यू होनी चाहिए, तब ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। WDV इज जीरो, ब्लॉक इज नॉट एम्प्टी। WD मतलब वैल्यू जीरो हो गई, ब्लॉक में एसेट बची हुई है, नो डेप्रिसिएशन। ब्लॉक इज एम्प्टी, ब्लॉक इज एम्प्टी मतलब ब्लॉक से खत्म हो चुका है, लेकिन WDV जीरो नहीं हुई है, वैल्यू बच गई, बिकी सारी, मतलब आपने हायर कॉस्ट पर बेच दी, तो नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये वाली चीज हम कहां डिस्कस करेंगे? कोई बच्चा अगर समझदार है तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर ये कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। चलो, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज होती नहीं थी, इन्होंने पता नहीं क्यों बना दी। बच्चा पढ़ के पता नहीं सर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पता नहीं क्या ही होगा, कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग। चीज क्या है? चीज ये है कि आप डेप्रिसिएशन फुल्ली सेल वैल्यू से सेट ऑफ नहीं कर पाए। सर मतलब सिंपल सा ये है मेरे भाई कि ये बन गया आपका सेल, मान लो सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। सेल मान लो थी आपकी 100 रुपए, डेप्रिसिएशन मान लो आपका था 120 रुपए, तो जो 20 रुपए आया ना लॉस में आपका, वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। तो वो ये क्या कहता है, भाई तुम्हें एक्चुअल में लॉस नहीं है, एक्चुअल में तो तुम ठीक हो, तुमने प्रॉफिट कमाया, कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, एसेट तुमने यूज की है, वो खर्चा डाल रखा, इसके लिए तुम्हारा ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। अब बात समझ पाए? कुछ ऐसा डेप्रिसिएशन हो गया जो सेल वैल्यू प्रॉफिट को भी हटाकर निकल गया, दैट्स कॉल्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वेयर डेप्रिसिएशन नॉट फुल्ली डेप्रिशिएट डिडक्टेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, आप उसको फुल्ली डिडक्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी वो डेप्रिसिएशन कुछ बच गया, बिकॉज एब्सेंस और इनएडुकेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली आपके पास पूरा प्रॉफिट नहीं था, आपकी पूरी सेल नहीं थी, इसके कारण वो डेप्रिसिएशन कुछ बच गया, कुछ बैलेंस रह गया, तो आप उस पर क्या करेंगे? सर उसको अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बनाकर अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। स्टिल कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी लिमिट के आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो आगे के लिए। In subsequent year, unabsorbed depreciation can be set off against any income, whether chargeable under the PGBP or other head. आप इसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का एक तरह का लॉस है। लेकिन ध्यान रखना, बिजनेस का लॉस कभी भी सैलरी हेड से और कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, अदर देन सैलरी एंड कैजुअल इनकम। तो ये भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सैलरी और क्या बोलते हैं कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, प्रायोरिटी टू सेट ऑफ, अगले सालों में जाकर कैसे आप इसको सेट ऑफ करेंगे? तो भैया जिस भी साल में मान लो आप 23-24 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और आप खड़े हो 2030 में, 2023 में, तो उस साल 2023 में आप कैसे सेट ऑफ करोगे? तो पहले तो उस साल का डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, P&L में डेबिट करेंगे, ठीक है सर, प्रॉफिट बच गया, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर इस बीच कोई ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा तो वो डेबिट कर देंगे, फिर जाके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तीसरे नंबर पर बारी आती है। ये तीनों सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में उसको क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। ऐसा क्यों? बहुत कॉमन सी बात है, बिजनेस लॉस बहुत टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड, 2030 में नहीं हुआ, 2035 में, 2040 में, 2050 में, कभी तो सेटअप होगा, चलते रहने दो। लेकिन बिजनेस लॉस की टाइम लिमिट है, वहीं तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई ये रीजन है कि ये तीनों एक सीक्वेंस में होते हैं। सेट ऑफ, वो कह रहा है कि भैया अगर आपने बिजनेस भी बंद कर दिया फिर भी आपको वो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। सेक्शन 35, सेक्शन 35 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या सामने वाली पार्टी कुछ ऐसा बिजनेस कर रही है, तो आप खुद के लिए खर्चा करते हैं या आगे आपने डोनेशन दे दिया, वो भी पार्टी साइंटिफिक रिसर्च कर रही थी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है, तो उस केस में आप सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो, पहली बात आई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप ये पहले खुद की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च कैरिड ऑन बाय द एसएससी, एसएससी खुद का बिजनेस है, खुद के लिए खर्चे कर रहे हैं, तो पहले देखो आप खुद कर पा रहे होगे? हाँ, वो कह रहा है खुद किया आपने, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो 100% आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। प्री कमेंसमेंट पीरियड एक्सपेंडिचर, पोस्ट कमेंसमेंट, मतलब
ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हैं, ये बिजनेस शुरू होने के बाद के खर्चे हैं। तो जो बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे, उसमें दो तरह के ही खर्चे आपको मिलते हैं। कौन कौन से? आप एक बात बताओ, आप बिल्कुल एकदम बिजनेसमैन की तरह सोचो, आपने बिजनेस शुरू करने से पहले एम्प्लॉइज को सैलरी दी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुछ खर्चा लगा होगा, हाँ सर, तो उसके लिए कुछ मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा, तो दो ही खर्चे आपको अलाउड होंगे प्री कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ओनली टू द एक्सटेंट इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे? सैलरी आपको अलाउड कर देंगे, परचेज ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च, भैया जो एम्प्लॉय आते थे और जो परचेज मटेरियल करते थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन बनी, दो ही तो चीज चाहिए, एक वहां पर वो एम्प्लॉय चाहिए, उनकी सैलरी, और उसके लिए क्या चाहिए? वो मटेरियल चाहिए कि कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। तो वही दो खर्चे आपको अलाउड होंगे केवल 3 साल तक के, मतलब आज बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उससे पहले 3 साल तक के ही खर्चे अलाउ होंगे, उससे पहले के अलाउ नहीं होंगे। पोस्ट एक्सपेंडिचर खर्चे, रेवेन्यू खर्चे हैं, पोस्ट एक्सपेंडिचर सारे ही अलाउड हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं पोस्ट एक्सपेंडिचर में। तो बात ठीक है सर। अगर सैलरी मिल रही है आपको तो उसमें से परक्विजिट हटा देना, परक्विजिट आप नहीं क्लेम कर पाओगे। तो कहने का मतलब सिर्फ सैलरी क्लेम कर पाओगे, उसमें भी परक्विजिट नहीं कर पाओगे, 3 साल का ही कर पाओगे। साथ में रॉ मटेरियल परचेज वगैरह किया, मटेरियल परचेज किया, वो भी आप क्लेम कर सकते हो, केवल 3 साल का, बिजनेस शुरू होने से 3 साल का पहले का ही प्री कमेंसमेंट वाला। पोस्ट का आपको सारा अलाउड हो जाएगा, सैलरी वैलरी मटेरियल सब कुछ, वो तो फिर नॉर्मल बिजनेस है जैसे, वो अलाउड हो जाएगा। तो ये थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात। अब हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात। वो कह रहा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% आपको अलाउ कर देंगे। 100% मतलब पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, पूरा का पूरा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको एक साथ दे देंगे, डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। प्री कमेंसमेंट का एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल इनकर्ड विल बी अलाउड एज डिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड का नहीं मिलेगा, वही 3 साल पहले तक का। रेवेन्यू, सैलरी, रॉ मटेरियल, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन लैंड का नहीं मिलेगा, और 3 साल तक, शुरू होने से पहले के 3 साल तक का ही खर्चा मिलेगा। पोस्ट कमेंसमेंट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। लैंड का नहीं मिलेगा, उसके अलावा आप पोस्ट में, मतलब बिजनेस शुरू होने के बाद कोई साइंटिफिक रिसर्च करते तो अंडर सेक्शन 35 आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। 100% की डिडक्शन अलाउड है, डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं है। इफ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज देन डिडक्शन ओनली बिल्डिंग, आपने दोनों चीजें साथ में ली तो आप बिल्डिंग का क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन शैल बी डिसअलाउड अनलेस सच रिसर्च फाइल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन। डोनेशन हम तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक वो डोनेशन की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता। रेगुलर क्लास वर्सेस फास्ट ट्रैक कोर्स में मैंने दोनों में इसका एक डायग्राम बनवाया था कि भैया देखो ये पूरा एक तरीका होता है, ऐसे डोनेशन करता है, रिसीवर करता है, डोनर की क्या लायबिलिटी, डोनी की क्या लायबिलिटी, दोनों के दोनों की कुछ स्पेसिफिक लायबिलिटीज हैं इसमें। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च बाय कंपनी, पहले वाला सेक्शन हर एसएससी के लिए था, ये वाला सेक्शन सिर्फ कंपनी वालों के लिए है। 35(2) भी सिर्फ कंपनी, ओनली कंपनी के लिए इन हाउस रिसर्च कर रहे हो आप, ओनली कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी और एनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग रिलेटेड टू स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में नहीं है, नाम थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट इसको मान के मत चलना। एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें दोनों का अलाउड नहीं होता, बट बिल्डिंग का केस लो है, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, केस लो है उसमें अलाउड कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्ट में दोनों का अलाउड नहीं है। डिडक्शन, नॉर्मली एक्ट का मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आती है कि दोनों का अलाउड नहीं है। डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का मैंने आपको बता ही दिया। वो ये इस पैराग्राफ में वो ये बात कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग का यहां कवर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, सेक्शन 35(2) भी में कवर नहीं कर पाते तो चुपचाप यहां कवर कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है साहब, देखो ये बात लिखी हुई है ऑलरेडी। हैंस कंपनी एंटाइटल्ड टू क्लेम 100% डिडक्शन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 35(1)(4)(2)। ठीक है सर, मतलब यहां क्लेम करो उतना क्लेम करो, जो यहां पर डिसअलाउड है उसको नॉर्मल सेक्शन में क्लेम कर लो। ये सेक्शन क्या है? ये स्पेशल कंपनीज के लिए है, दो चीजों के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए है और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। डिडक्शन प्री कमेंसमेंट शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली बात हो गई। ये छोट-मोट पॉइंट है, ये आप एक बार इसका खुद से एक बार रीड कर लेना, इतना कोई बड़ा नहीं है।
एसएससी नॉट बीइंग एलिजिबल टू डिडक्शन इफ mere transfer of asset business purpose to scientific purpose, नो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। क्या है भैया, जब 100% आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा सेक्शन 32 में। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 2A बी शैल बी अलाउड टू द कंपनी एक्सेप्टिंग डोनेशन 35(1) 2A। अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर, हा ये ध्यान रखना, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अनएब्सॉर्ब रह गए तो उनका सेम ट्रीटमेंट कर देना जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का किया था। ट्रीटेड सेम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। बात समझ आई? यस सर समझ आ गई। चलो फटाफट, अब आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे हो, अब आप किसी को डोनेशन दे रहे हो। अगर आप सामने वाली पार्टी को डोनेशन दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल और स्टैटिकल रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल और स्टैटिकल रिसर्च के लिए, तो इन सेक्शन में आपको 100% की डिडक्शन अलाउड है। नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, आईआईएम्स, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया हैविंग साइंटिफिक रिसर्च इज द मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, सोशल और स्टैटिकल रिसर्च में डिडक्शन सब में 100% है। पहले किसी में 125, 150, 100 होती थी अलग अलग, लेकिन अब इसमें सब में 100% अलाउड कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर। डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी मेड डिनाइड मेयरली बिकॉज़ ग्राउंड दैट अप्रूवल ग्रांटेड सच इंस्टीट्यूट विथड्रॉन ऑफ पेमेंट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। एक ये वाला पॉइंट याद रखना, इफ एसएससी नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन सच डोनेशन शैल बी अलाउड 80GGA में। आप 80GGA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप ये बिजनेस कैरी नहीं करते हैं तो आप 80GGA में क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। ठीक है, ठीक है सर। सेल ऑफ साइंटिफिक एसेट्स, सेल ऑफ साइंटिफिक एसेट्स में क्या होगा 41(3), अगर आप साइंटिफिक एसेट्स, साइंटिफिक बिजनेस यूज किया आपने, सॉरी साइंटिफिक बिजनेस है आपका, कुछ भी रिसर्च वगैरह का, और उसमें आपने कोई एसेट बेच दी। अब बेच दी के दो तरीके होते हैं, या तो एक तो डायरेक्ट बेच दी, या साइंटिफिक बिजनेस से आप उसको नॉर्मल बिजनेस में लेके गए, वहां पर यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद बेची, या फिर आपने डायरेक्टली बेच दी। तो एसएससी में यूज साइंटिफिक एसेट्स फॉर इज अदर बिजनेस पर्पज आफ्टर कंप्लीशन साइंटिफिक रिसर्च। भैया रिसर्च कंप्लीट हो गई थी तो हम उसको नॉर्मल बिजनेस में ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी तो सेल ही हुई एक तरह की, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में लेके जा रहे हैं। तो एसएससी अगर सोल्ड करता है, एसेट इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पज एनी अदर बिजनेस, किसी और बिजनेस में यूज किया आपने, उसके बाद आपने उसकी सेल किया, तो जब आप अदर बिजनेस में यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, निल। ऐसा क्यों लेंगे, मैंने एक्चुअल कॉस्ट में बता दिया था आपको कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेंगे। अदर कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेक्शन 35 में ऑलरेडी उसकी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर चुके होंगे, तो जब 100% आपको छूट दे दी है सरकार ने पहले ही साइंटिफिक बिजनेस में, तो फिर आपको नॉर्मल बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्यों दी जाए, उसकी कॉस्ट 0 लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब कॉस्ट 0 है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन एग्जिस्टिंग ब्लॉक में ऐड होगी। सर ब्लॉक में ऐड करने का क्या फायदा, ब्लॉक में ऐड करने का ये फायदा, मान लीजिए आपका एक ब्लॉक था, उसमें सिर्फ वैल्यू थी, बिल्डिंग नहीं थी, एसेट नहीं थी, तो अब उसमें एसेट चलेगी, हालांकि इसकी वैल्यू 0 लेंगे, लेकिन वैल्यू उसमें पहले से ही ऑलरेडी थी, तो अब दोनों मिलकर डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन चालू ही नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई ये जरूरी है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट बेशक 0 लो, लेकिन उसको ब्लॉक में ऐड कर दो। ब्लॉक में ऐड करने का फायदा ये है, कोई हो सकता है ऐसा ब्लॉक हो जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, कोई एसेट ना हो, तो एसेट यहां से चलेगी, वैल्यू पहले ही थी, डेप्रिसिएशन चालू हो गया, जो ऑलरेडी वैल्यू थी डब्ल्यूडीवी की उस पर, इसकी वैल्यू तो 0 लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इफ एसेट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस, बिना बिजनेस के डायरेक्टली बेची, तो डायरेक्टली बेची तो जो भी सेल प्राइस होगा और जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी लोअर ऑफ द पीजीबीपी की टैक्सेबल कर देंगे। जो भी आपने बेची और डिडक्शन जितनी आपने क्लेम करी, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम क्या मानेंगे, पीजीबीपी की इनकम मानकर आपको टैक्स कर देंगे। अगर सेल प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल याद करो सर, कहां पर, जहां पर बैलेंसिंग चार्ज मैंने बताया था, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बताया, सर कहां पर था वो, याद करो, एसएलएफ बेसिस पर पावर जनरेटिंग यूनिट में, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, वहां पर मैंने एग्जांपल लिया था, सेम वही बात है, कैपिटल गेन कब मानेंगे, तब मानेंगे जब सेल प्राइस मेरा कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए, कॉस्ट से भी ज्यादा मैं बेच रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बिजनेस, इन्होंने बोला सेक्शन 35 एडी, इन्होंने बोला भैया तुम ये बिजनेस करो, हम तुम्हें डिडक्शन अलाउ करेंगे। पूरा का पूरा इसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरी कहानी है, तब जाकर ये सारे बिजनेस स्पेसिफिक आए थे कि
ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी अदर देन लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एफआई, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल टू एसएससी। चाहो तो ये सेक्शन क्लेम कर लेना, अदरवाइज मत करना। फॉलोइंग बिजनेस, अगर आपके ये बिजनेस हैं तो हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन 35 में अलाउ कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो फटाफट देखो कौन कौन से बिजनेस हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी, हालांकि ये सभी बच्चों को याद रहते हैं, बहुत मतलब इतनी बार गो थ्रू हो जाता है कि आपको एकदम रट्टे वाइज लाइन वाइज रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में सेक्शन 35 एडी में कौन कौन से बिजनेस थे। कोल्ड चेन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वेयर हाउस स्टोरेज ऑफ शुगर, तो दो तो वेयर हाउस हो गए। जब भी वेयर हाउस का नाम याद आए, एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक शुगर के लिए वेयर हाउस था। कोल्ड चेन फैसिलिटी तो याद रहता ही है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, हॉस्पिटल कितना होना चाहिए, 200 बेड का, सॉरी 100 बेड का, 100 बेड का। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछा रहे हो आप, किसके लिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम के लिए। होटल आपका 2 स्टार एंड अबव का होना चाहिए, और डिडक्शन आपको तब भी मिल जाएगी अगर आपने वो आउटसोर्स कर दिया है। आप बहुत सी बार होटल्स में जाते होंगे तो उसमें कई दुकानें मिलती हैं, तो वो आउटसोर्स होते हैं, लेकिन वो 35 एडी में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग कोई प्रोजेक्ट लिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो दो तो हाउसिंग के हो गए साहब, दो वेयर हाउसिंग के हो गए, एक हॉस्पिटल हो गया, एक होटल हो गया। कोल्ड चेन फैसिलिटी आपको पता ही है, बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, मधुमक्खी वाला। सेटिंग ऑपरेशन ऑफ आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, और सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए सरली पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, आयरन की जो ओर होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके लिए आप कोई पाइपलाइन बचा रहे हो। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑपरेटिंग इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, टोल रोड, हाईवे, ब्रिज, वाटर ट्रीटमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट। अगर आप इन पर ये चीजें कर रहे हो तो सेक्शन 35 एडी में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। परमिसिबल एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन, प्रायर पीरियड एक्सपेंस इफ कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पोस्ट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रायर पीरियड के खर्चे हैं भैया, उसको कैपिटलाइज कर देना और खर्चा क्लेम कर लेना। पोस्ट कमेंसमेंट, आपने बिजनेस शुरू करने के बाद के खर्चे, भाई होटल बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, तो उससे पहले के भी खर्चे होंगे, हाँ वो सारे आपको अलाउड हो जाएंगे। वही ये खर्चा है 10,000 से ज्यादा का आप खर्चा बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक चैनलाइज सिस्टम के थ्रू करेंगे, कैश में करोगे तो वो खर्चा हम डिसअलाउ कर देंगे, कैपिटलाइज उसको नहीं करने देंगे। इफ टर्म एंड कंडीशन क्या है, इट इज नॉट सेटअप, स्प्लिटिंग अप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये जो बिजनेस आप हॉस्पिटल बनाओगे तो नया हॉस्पिटल बनाओगे, ये नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बिजनेस है उसी में से स्प्लिट करके 2 हॉस्पिटल बना दिए, बोला नया हॉस्पिटल, नहीं, एकदम नया मतलब न्यू, एकदम पैकिंग वाला, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वो वाला नहीं चलेगा। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगी। इससे पहले वाले में इंडियन हो चाहे इंपोर्टेड हो, उस सेक्शन में हमने अलाउ नहीं किया था, लेकिन इस सेक्शन में इन्होंने इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी अलाउ कर दिया है। और अप टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शैल बी अलाउड। आप 20% तक के यूज्ड ओल्ड ले सकते हो। टोटल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की है मान लो 1000, तो उसमें 200 रुपए तक की आप प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड ले सकते हो, और बाहर से अगर इंपोर्ट कर भी रहे हो ओल्ड तो वो भी न्यू मानी जाएगी। स्पेशल इस सेक्शन के लिए ये 2 बातें लिखी गई हैं। नो डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन, इन सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप 35 एडी में कवर कर गए। यूज ऑफ एसेट टिल 8 ईयर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, आपको जो वो एसेट है उसमें 8 साल तक स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करनी है। When such asset is used for any purpose other than specified purpose during the 8 year, within 8 year अगर आपने यूज किया, following amount shall be deemed to be the PGBP income। PGBP इनकम कौन सी मान ली जाएगी, 8 साल से पहले ही आप उस एसेट को साइंटिफिक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज ना करके किसी नॉर्मल बिजनेस में यूज करोगे तो फिर पीजीबीपी की इनकम कितनी मानेंगे, टोटल डिडक्शन क्लेम्ड एंड अलाउड इन 1 और मोर प्रीवियस ईयर, एंड डेप्रिसिएशन जो उसका 32 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसका कैलकुलेट कर देंगे नोशनल बेसिस पर, और फिर जो भी आएगा वो पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट होगी। ठीक है, ठीक है सर। अगर कोई कंपनी सिक हो जाती है विद इन 8 ईयर, सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस,
इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ओनली 35 एडी का 35 एडी से ही अलाउड होगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड लॉसेस 35 एडी के विद एनी, मतलब 35 एडी का उसी से कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड कर लो फ्यूचर ईयर में इंडेफिनेटली, बट आप इसको सेट ऑफ कर पाओगे स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सिर्फ। ठीक है सर। आगे ये चुन्नू मुन्नू से सेक्शन है, 4-5 सेक्शन याद होगा। 35 ट्रिपल सी एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100% की डिडक्शन मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग। एलिजिबल एसएससी कोई भी एसएससी हो सकता है। प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अप्रूव्ड होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए 35 सीसीए 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। रूरल डेवलपमेंट कर रहे हो आप, पीपल्स को ट्रेन कर रहे हो आप, एजुकेट कर रहे हो उनको, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड में वो पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको अंडर सेक्शन 35 सीसीए में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप ये बिजनेस नहीं करते तो टीजीजीए में आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। 35 सीसीडी स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो 100% का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। एलिजिबल एसएससी कौन होना चाहिए, कंपनी ही होना चाहिए। ये तो एकदम नोटिफिकेशन वाली बात है, इसमें तो क्या ही समझाऊंगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर सेक्शन 35 डी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब है आपने बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी खर्चे होंगे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होंगे, तो उनको अमोर्टाइज कैसे करोगे। एसएससी कौन होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए या कोई भी एनी अदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नॉट अवेलेबल टू ए फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट। कहने का मतलब कोई भी एसएससी हो लेकिन वो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, तभी उसको अलाउड करेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं करेंगे। एलिजिबल है इस केस ऑफ न्यू कंपनी। एक्सपेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेस प्रीलिमिनरी और एक्सटेंशन भी करवा सकते हो। एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसकी हमने एक्सटेंशन कोई ब्रांच खोल दी अलग से, तो उसके भी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर उनकी अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 35 एडी हो जाएगी। सर ये कौन कौन से होते हैं, भैया कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सोचो क्या कहोगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे, हाँ सर। कंपनी बनवाओगे तो उसमें क्या क्या खर्चे होंगे, एमओए एओए ड्राफ्ट करवाओगे, हाँ सर। एडवोकेट सीए सीएस को फीस दोगे कंपनी बनवाने की, हाँ सर। तो ये सारे खर्चे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं। एक एक करके मैंने इसको बताया है। एक्सपेंडिचर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केटिंग सर्वे करवाया, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग सर्विस ली कि ये बिजनेस मान लो कोई ब्रिज वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो इंजीनियरिंग सर्विस ली, यहाँ पर ये 4 माले 8 माले की बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई बिजनेस शुरू करे उससे पहले कोई एग्रीमेंट तो बनाओगे, तो उसके लिए लीगल चार्जेस अगर आपने दिए हैं। रिलेटेड टू कंपनी, एमओए एओए बनाया है, प्रिंट कराया है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस, आपने शेयर्स इशू करे, डिवेंचर इशू करे, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, ये सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर में आते हैं। देखिए इंडियन कंपनी को कितना अलाउड होगा, हायर ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में जो भी हायर होगा वो इसमें से ले लूंगा, उसका 5% इंडियन कंपनी को अलाउड हो जाएगा एज ए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। एनी अदर में कंपनी के अलावा एसएससी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सिर्फ कंपनी को ऑप्शन दिया भाई तू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चेक कर ले, कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर ले, दोनों में से हायर हो उसका 5% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मैक्सिमम लिमिट 1/5 आपको मिलेगा 5 साल में, ये पूरा का पूरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का खर्चा मिलेगा, एक साथ नहीं मिलता। जो भी यहां से अमाउंट निकल कर आएगी उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, पूरा का पूरा आपको अलाउड हो जाएगा एक एक करके हर साल में। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर एक्सेट्रा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, एग्रीगेट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बोरोइंग फॉर बोथ ऑफ एट लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द कमेंस, जिस साल में बिजनेस शुरू किया उस साल के लास्ट दिन पर ये चीजें चेक करेंगे इनकी क्या वैल्यू आ रही है। जो भी साल था जिस साल में बिजनेस कमेंस किया उस साल के लास्ट डे पर क्या वैल्यू आ रही है। अमोर्टाइजेशन ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर वीआरएस, अगर वीआरएस मिला है और एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है, इस चैप्टर में आप क्या हो, एम्प्लॉयर हो, तो सेक्शन 35 डीडीए में आपको ये खर्चा मिल जाएगा। कोई भी एसएससी, एलिजिबल एसएससी सब है, वीआरएस का आपको खर्चा मिला है 1/5, जो भी खर्चा होगा उसका 1/5, 5 साल तक वीआरएस का हम आपको खर्चा अलाउ कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिडक्टेबल, जब आप उसको एक्चुअली पे करेंगे तब ही मिलेगा। मिसलेनियस डिडक्शन, सेक्शन 36 क्या रहेगा, मिसलेनियस डिडक्शन, जो भी बची कुछ डिडक्शन रहेगी वो सारी सेक्शन 36 में। मैंने क्या बताया था, सेक्शन 30 to 36
आपकी स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं। सेक्शन 30 to 36 स्पेसिफिक डिडक्शन है, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन की बात करके चलता है। अब नॉर्मल वाली क्या रहेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा अपने बिजनेस में, ऑब्वियसली उसका खर्चा मिलेगा। स्टॉक और स्टोर्स अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, लाइव्स ऑफ कैटल्स ओन्ड बाय मेंबर्स एंड पेड बाय प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई उनके लिए तो स्टॉक है, उनका इंश्योरेंस, गाय का, कैटल्स पशुओं का अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो उसका आपको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस मिल जाएगा, खर्चा अलाउड हो जाएगा। हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर एनी मोड अदर देन कैश, की इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो इनके खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे। बोनस और कमीशन दे रहे हो तो उसका भी खर्चा अलाउड हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, तब आपको वो अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऑब्वियसली अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई लोन लिया है तो उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको खर्चा पीजीबीपी में इजीली अलाउड हो जाएगा। ये कुछ मैंने अलग अलग केसेस बना रखे हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अमोर्टाइजेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड बाय इश्यूइंग कंपनी, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड ये होते हैं उसको कम पर, डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, जब उसको रिडीम करते हैं तो पार पर, मान लो 100 रुपए की चीज है बॉन्ड, उसको 70 रुपीज पर हमने इशू कर दिया, सबसे 70 रुपए लिए, 5 साल 10 साल बाद उसको 100 रुपीज पार पर हमने रिडीम कर दिया, जो 30 रुपए का बेनिफिट हुआ तो वो रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड में चला गया। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन ए जीरो कूपन बॉन्ड इज डिडक्टेबल ओवर द लाइफ ऑफ सच बॉन्ड, उस बॉन्ड की पूरी लाइफ पर आपको अलाउड होगा वो खर्चा जो डिस्काउंट दिया है आपने। डिस्काउंट कौन सा होगा, अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी माइनस इश्यू प्राइस, रट लेना इस चीज को, कितना अलाउड होगा, अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी माइनस इश्यू प्राइस। अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी इसके एग्जांपल से वो शायद क्वेश्चन बैंक में है आपके। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड इज डिडक्टेबल ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस मतलब इक्वली आप उसको प्रो राटा बेसिस पर डिवाइड कर देंगे, प्रो राटा बेसिस मतलब ओवर द लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ओवर द लाइफ मतलब अगर जीरो कूपन 10 साल के हैं तो प्रोराटा का मतलब है डिवाइड बाय 10 कर दिया, जो भी डिस्काउंट था फिर उसको हर साल इक्वली मैंने अलाउड कर दिया। 15 दिन या उससे ज्यादा का ही मैं एक महीना लूंगा, अगर वो 15 डेज से लेस देता है तो उसको इग्नोर करके चलना है जीरो कूपन बॉन्ड के केस में। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194A बाय द पेयर कंपनी, टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी अमाउंट टू ट्रांसफर कैपिटल गेन में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो क्या उसका खर्चा, ये जीरो कूपन बॉन्ड खत्म हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नया पॉइंट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर स्टैट्यूटरी फंड में डालते हो तो आपको पूरा खर्चा मिल जाएगा। पेंशन के रिगार्ड में अगर देखिए इन दो में है तो आपको पूरा खर्चा मिल जाएगा। पेंशन के लिए लोअर ऑफ द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, कौन सा, रिटायरमेंट पर्पज वाला, ऑफ द एम्प्लॉय, यही आपको अलाउड होगा। और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, कहने का मतलब है ध्यान रखना जो अप्रूव्ड है वो सारे अलाउड हो जाएंगे, जो अनअप्रूव्ड है वो कोई भी अलाउड नहीं होगा। तो बिजनेस का तो रूल ही है भैया, अगर आपने अप्रूव्ड फंड में जमा करा तो आप डिडक्शन क्लेम कर लो, अदरवाइज हम आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करने देंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी फंड, ESI इफ डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर बिफोर ड्यू डेट। क्या होता है, एम्प्लॉय अपने से तो जमा करता नहीं, वो अपनी सैलरी में से ही एम्प्लॉयर के यहाँ कटवा देता है। अब एम्प्लॉयर को एक स्पेसिफिक ड्यू डेट के पहले वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर की वो इनकम मान ली जाती है। भैया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, जमा करो, तुम्हारा पैसा थोड़ी है, तुमने अपने पास रख लिया तो हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे उसको। तो अगर आपने बिफोर ड्यू डेट जमा करा दिया तो एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन अलाउड हो जाएगा। एम्प्लॉयर वाला वो कभी जमा कराए, जब जमा करा देगा तो अलाउड कर देंगे खर्चा। एनिमल अलाउंस, एनी अलाउंस ऑफ डेड permanently useless animals were used in the business, amount of reduction purchase price of the animal minus sale, some relies on the sale of dead body। कई बार ऐसे होता है कुछ पशु है बिजनेस में यूज होते हैं तो जितने में आपने वो खरीदे थे माइनस, अब डेड होने के बाद उनको क्या है, ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते पशुओं को, तो उनको कई बार ना जो ये बूचड़ खाने वगैरह होते हैं उनको बेच दिया जाता है, तो वो उनको कुछ भी यूज करे, जो भी उन्होंने पैसा दिया वो माइनस कर देंगे, तो वो अलाउंस आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। कब अलाउ होगा, जब भी वो परमानेंटली यूजलेस हो गए। परमानेंटली यूजलेस का मतलब या तो वो डेड हो गए या उनकी कोई, लेट्स से मान लो जो
उसके पैर वैर टूट गए, मतलब वो बिजनेस में काम कर ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो पशु करते हैं, तो ये उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर, प्रोविजन तो यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, प्रोविजन बैंक के लिए है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। बैड डेप्ट का क्या है साहब, बैड डेप्ट आपको अलाउड हो जाएगा, सेल वाला बैड डेप्ट इंसिडेंटल टू बिजनेस है तो वो आपको पूरा का पूरा अलाउ करेंगे, ठीक है। मस्ट बी राइट ऑफ, आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। बैड डेप्ट की जब भी रिकवरी होती है वो आपकी इनकम मान ली जाती है, जिस भी साल में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, अगर आपकी वो रिकवरी हुई तो वो आपका बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी। नॉर्मल बिजनेस में आप उसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करके आप उसको खर्चा क्लेम कर सकते हो। रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट पीजीबीपी मान ली जाएगी इन द ईयर ऑफ रिकवरी। बैड डेप्ट फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसअलाउड, बिजनेस ही बंद हो गया फिर कह रहे हो मेरा बैड डेप्ट हो गया, फिर कैसे अलाउ, फिर तो कहीं हो ही नहीं सकता अलाउ। एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, हाँ जी फैमिली प्लानिंग पर ये बहुत पुरानी बात होगी, अब तो वो है कि सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए बात पूछ ले तो कोई पूछ ले, अदरवाइज ये बहुत पुरानी बात है फैमिली प्लानिंग वाली। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग कितना मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा, फुल्ली अलाउड। रेवेन्यू फुल्ली अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5, 5 साल में फैमिली प्लानिंग का खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन किसको होगा, कंपनी को ही अलाउड होगा, ठीक है। एसटीटी पे किया, सीटीटी पे किया, दोनों के दोनों अलाउड हो जाएंगे। मार्क टू मार्केट लॉस, सीए फाइनल में है साहब, एसएफएम सब्जेक्ट होता था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब चेंज हो गया, उसमें ये पूरा डिटेल में टीचर आपको वो फाइनेंस वाले समझाएंगे। समझा मैं यहां भी सकता हूं, बट वही बात है तुम्हारे काम की चीज इस लेवल पर नहीं है, बस इसमें ये बात याद रखना क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये चीज दी हुई है, तो बस ये चीज याद रखना, मार्क टू मार्केट लॉस अगर वो एज पर आईसीडीएस लिख दे तो अलाउड कर देना, अदर्स को नोट, बस सिंपल मार्क टू मार्केट लॉस, ठीक है साहब। लास्ट सेक्शन आ गया जनरल डिडक्शन, सेक्शन 37, हर खर्चे को देखो 30 टू 36 में स्पेसिफिकली था, किसी में स्पेसिफाइड बिजनेस था, किसी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए था, किसी में डेप्रिसिएशन की वो बात करता है, किसी में एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करता है, ये जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन मतलब कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप वो फुलफिल कर देते तो आप खर्चा क्लेम कर लो, चाहे किसी भी तरह का खर्चा हुआ, जैसे वो खर्चा आपका कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो खर्चा आपका पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आप फुलफिल करते रहो, उस खर्चे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आप अपना क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 30 to 36 प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर। सेक्शन 35 प्रोवाइड जनरल डिडक्शन, जनरल डिडक्शन में क्या है, हाँ जी जनरल डिडक्शन में है कि वो खर्चा आपका 30 to 36 में नहीं होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ठीक है, और वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी खर्चा क्लेम कर सकते हो। लीगल पर्पज एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए, ये अमेंडमेंट भी है इसमें, आगे डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी आप खर्चा करो वो आप लीगल पर्पज के लिए करो, ऐसा ना हो कि अनलॉफुली कोई एक्टिविटी कर रहे हो और बोलो इसका खर्चा क्लेम हमें दे दो, वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन इनकम को कंसीडर कर लेंगे। मैंने कहा था इनकम, बिजनेस इलीगली करो इनकम कंसीडर करेंगे, खर्चा इलीगल करेंगे वो अलाउड नहीं करेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, देयर शुड बी नेक्सस कनेक्शन, नेक्सस का मतलब कनेक्शन होना चाहिए बिजनेस में और उस खर्चे में, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिव बेनिफिट मे और मे नॉट बी ड्राइव्ड by the SSC section 35 require that the expenditure should be wholly or exclusively for the business purpose, AO cannot question, आपको वो ये नहीं कह सकता ये खर्चा क्यों किया, वो बिजनेस रिलेटेड खर्चा होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, क्यों किया वो उसकी हेडेक है, चाहे वो खर्च करे चाहे ना करे वो मालिक का डंडा है। एक्सपेंडिचर फॉर आईपीओ एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर राइट शेयर, इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, डिबेंचर और लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी फास्ट ट्रैक में और रेगुलर बैच में मैंने इसका ऑलरेडी करवा रखा, स्टिल फिर भी किसी को ये वाला पॉइंट समझना स्पेसिफिकली यू कैन कॉल मी, यहां पर मैं इसको स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। पेनल्टीज, जनरली पेनल्टीज अलाउड नहीं होती, इनकम टैक्स या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो भी पीजीबीपी में अलाउड नहीं होता, पीजीबीपी में अगर आप कोई पेनल्टी दे रहे हो किसी लॉ को वायलेट करने की वो भी अलाउड नहीं होती, जीएसटी अलाउड हो जाता है, जीएसटी को पे करने के लिए कोई लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी अलाउड हो जाता है, इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स को पे करने के लिए कोई लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी अलाउड नहीं होता है। कहने का मतलब
डायरेक्ट टैक्सेस के डिसअलाउड, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलाउड। चलो जी, पेनल्टी इंपोज नॉट अलाउड, पेनल्टी नॉट अलाउड, एनी इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ नॉट अलाउड, इंटरेस्ट पेड ऑन सेल टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड, पेनल्टी अंडर सीएसटी ये पहले होता था अब नहीं होता, नॉट अलाउड, डिमरेज पेड टू द पोर्ट अथॉरिटीज ये अलाउड हो जाएगा क्योंकि फाइन वगैरह नहीं होता, इंटरेस्ट पेड टू अंडर एम्प्लॉय पीएफ अलाउड हो जाएगा, पेनल्टी फॉर एसएससी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड हो जाएगा क्योंकि किसी लॉ की पेनल्टी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तब पेनल्टी लगी तो वो तो खर्चा अलाउ होगा ही होगा, किसी स्पेसिफिक एक्ट ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई है, ये बात इसमें ध्यान रखना। हाँ जी, नोट डाउन करो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीएसआर नॉट डीम्ड टू बी इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस, कभी भी सीएसआर का अगर आपको दे आपके पीएनएल में कि ये खर्चा सीएसआर का है, सीएसआर का खर्चा कभी भी अलाउड नहीं होता। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पेड, ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ये तो अलाउड है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है सर। ये लास्ट वाले पॉइंट में अमेंडमेंट भी है, मैंने कहा था अमेंडमेंट आएगी, ये वाली अमेंडमेंट आ गई है। क्या अमेंडमेंट है, बहुत करक्स में समझा दे रहा हूं, बहुत करक्स में। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, पहली बात अगर आपने कोई भी ऐसी चीज पे की है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ थी, कोई किसी को लॉ ने मना कर रखी थी आप ये पे नहीं कर सकते, आपने फिर भी वो पे कर दी तो वो अलाउड नहीं होगी। दूसरी बात, लॉ ने मना कर रखा था, जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल के साथ समझना इस वाले पॉइंट को, डॉक्टर कभी भी किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, डॉक्टर को आपने बोला मैंने डॉक्टर को गिफ्ट दिया था तो मैं खर्चा क्लेम करूंगा, नहीं अलाउड। दूसरी बात, पहले इसमें लिखा था इंडिया में आपने गिफ्ट दिया, अब इसमें ये डॉक्टर रेड्डी वगैरह ने शायद इसकी अमेंडमेंट करवाई है, उन्होंने इंटरनेशनली शब्द भी ले आए, एक एक करके तीनों अमेंडमेंट में कवर कराता हूं। एक्सपेंडिचर फॉर एनी ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हाँ जी, नॉट अलाउबल, थोड़ा सा स्लो चलेंगे यहाँ पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। एक्सपेंडिचर फॉर एनी ऑफेंस और प्रोहिबिटेड पर्पस नॉट अलाउड, अगर आप कोई एनी ऑफेंस कर रहे हो प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए कर रहे हो अलाउड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर। Such expenditure shall be included in the expenditure incurred by the SSC. Scope of expenditure for any offence or prohibited purpose. क्या amendment आई? For any purpose which is offence under or which is prohibited by, या तो किसी लॉ में या किसी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, अलाउड नहीं होगा। प्रोवाइड एनी बेनिफिट प्रिक्विजिट वट एवर, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, whether or not carrying on profession acceptance of such benefit perquisited by such person in violation in law, डॉक्टर को गिफ्ट एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो अगर आपने ऐसा किया तो भी आपको वो खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। कंपाउंड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, आपने कोई ऑफेंस किया था उसमें आपको कुछ पेनल्टी वगैरह लगी थी, वो उसमें आपने कम करा दी, कंपाउंड करा लिया, वो आप पे कर रहे हो, नहीं वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, एनी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, सॉफ्टवेयर, बाउचर, पैम्पलेट वगैरह आप बंटवाते हो, नॉट डिडक्टेबल, लेकिन इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर एटीजीजीबी जीजीसी, ये हम डिडक्शन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक डिसअलाउंस, स्पेसिफिक डिसअलाउंस में क्या है, स्पेसिफिक डिसअलाउंस में ये है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एनी सम पेड टू नॉन रेजिडेंट। देखो भाई बात ऐसी है, ये क्या बात करता है, नट शेल में करक्स बता देता हूं पूरी कहानी का ये करक्स है, आप नॉन रेजिडेंट को कोई भी इनसे रिलेटेड पेमेंट करते हो और आप टीडीएस नहीं काटते हो या टीडीएस काटते हो लेकिन जमा नहीं कराते हो सरकार के पास, तो ये खर्चा आपको 100% डिसअलाउ हो जाएगा अगर पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को। सारी बातें सेम है, अगर नॉन रेजिडेंट की जगह रेजिडेंट को कर रहे हो तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। अगर रेजिडेंट है तो 30% डिसअलाउ करके चलेंगे। चलो मोटा मोटी मैं एक बार दिखा देता हूं, पेबल आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडिया टू एनी नॉन रेजिडेंट, इंडिया में पे कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को या आउट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो, मतलब बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हो, टैक्स नॉट डिडक्टेड या नॉट पेड, डिडक्ट कर लिया था पे नहीं किया, 100% डिसअलाउ कर देंगे आपको। अलाउ कब करेंगे, जिस भी साल में आप पे करोगे, जिस भी साल में टीडीएस सरकार को दोगे उस साल में हम आपको अलाउ कर देंगे, ये नहीं कि ताउमर के लिए डिसअलाउ कर दिया, जिस साल में आगे जाके पीछे वाले खर्चों पर टीडीएस काटा और जमा करा दिया
तो आपको उस साल में अलाउ कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि टैक्स शुड बी डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड जो सरकार के पास मतलब 31 मार्च से पहले पहले टैक्स डिडक्ट होना चाहिए और जमा हो जाना चाहिए रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, बीच में लगा एंड, तो ही आपको ये खर्चा उस साल में उस प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा। अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउ करेंगे जिस साल में आप ये दोनों चीजें एक साथ करते हो। तो 31 मार्च से पहले पहले टैक्स कट जाना चाहिए और रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ये रेजिडेंट के लिए बिल्कुल सेम, नॉट डिडक्टेड, नॉट पेड 30%, 100% की जगह 30%, बाकी सब सेम है। जिस भी साल में करोगे उस साल में अलाउ कर देंगे। यहां पर एक बस खास चीज ये आ गई सेक्शन 201 में, बाई चांस मान लीजिए आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन सामने वाले ने वो अपनी इनकम भी कंसिडर कर ली। भैया आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, सामने वाले ने अपनी इनकम कंसिडर कर ली, अपनी रिटर्न में शो कर दी, अपनी रिटर्न भी टाइम पर फाइल कर दी, तो वो खर्चा फिर आपको अलाउ हो जाएगा। अगर सामने वाला ऐसा नहीं होता है, आप एक सीए साहब से सर्टिफाई करवा के डिपार्टमेंट को दे दो, ये खर्चा आपका अलाउ कर देंगे। बात समझ आई? आपने टीडीएस नहीं काटा बट सामने वाला ईमानदार आदमी था, उसने इनकम भी कंसिडर करी, टैक्स भी दिया और रिटर्न भी फाइल कर दी, तो भी आपको ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। ये एक्सेप्शन थी। इफ टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाय द एसएससी शोइंग सच इनकम इन हिज, ध्यान देना जी, ध्यान देना, इन हिज इनकम आरओआई डिडक्ट एंड पेड टैक्स, नो डिसअलाउंस अंडर दिस सेक्शन, आप एक सीए से उसकी सर्टिफाई करवा सकते हैं। डीम्ड डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई बाय द पेई। ठीक है, ये लास्ट में ये लाइन लिखी थी इन्होंने कि however 30 और 100% of such expense shall be allowed deduction in the subsequent year, जब भी आप उसको पे करोगे अगले साल में वो अलाउ हो जाएगा। मैं वर्ड टू वर्ड रिवीजन में वर्ड टू वर्ड करवा रहा हूँ तुम्हारी, देखो और तुम्हें क्या चाहिए यार, हैं? और भगवान से मिलोगे क्या जाके अब? चलो, सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट, अगर आप आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो तो ध्यान रखना, पेमेंट टू सैलरी ऑन विच टैक्स हैज बीन नाइदर बी डिडक्टेड नॉर पेड गवर्नमेंट पेबल आउट ऑफ इंडिया इन इंडिया नॉन रेजिडेंट को तो डिसअलाउ कर देंगे। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर तो नॉट डिडक्टेबल टू एम्प्लॉयर। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो अलाउड नहीं होगा। such tax shall be exempt in the hands of employee। इनकम टैक्स पेड, भैया ये तो कभी अलाउ होता ही नहीं है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स कभी नहीं पे होते। ठीक है, ठीक है सर। पेनल्टी मेड बाय पेमेंट मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रॉयल्टी और एनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट को ही अगर रॉयल्टी वगैरह पेमेंट कर रही है तो ये डिसअलाउड होता है। स्पेसिफिक पॉइंट है, अपने आप को ही आप पेमेंट कर रहे हो, ये उन्होंने डिसअलाउड बोल दिया सीधा सीधा। तो ये सारे के सारे खर्चे सीधे सीधे तौर पर स्पेसिफिक डिसअलाउंस में आते हैं। कौन से? नॉन रेजिडेंट को अगर आप इन खर्चों की पेमेंट कर रहे हो तो 100% डिसअलाउड, रेजिडेंट को अगर कर रहे हो तो 30% डिसअलाउड, लेकिन सामने वाले ने कुछ कर दिया तो फिर आपको अलाउड हो जाएगा। जिस साल में पे करोगे उस साल में अलाउड हो जाएगा। सैलरी पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया बिना किसी टैक्स डिडक्ट के तो डिसअलाउड हो जाएगा। परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है, डिसअलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हो वो भी डिसअलाउड होता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसको पेमेंट कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट को, किस चीज की? रॉयल्टी और एनी अदर सम, तो वो भी डिसअलाउड होगा ही होगा। डिसअलाउड इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एलएलपी 40B। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म में कुछ रेम्युनरेशन वगैरह डिसअलाउड है, हाँ जी बिल्कुल डिसअलाउड है। एक स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया कि यहीं तक अलाउड होगी, इसके बाद डिसअलाउड कर देंगे हम। कैसे? रेम्युनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, बोनस, कमीशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, आप किसी भी नाम से दे रहे हो रेम्युनरेशन, सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, कमीशन के नाम से, तो वो हम डिसअलाउड कर देंगे। अगर आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को दी तो हम डिसअलाउड कर देंगे। रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, इफ आपने वर्किंग को दी बट पार्टनरशिप डीड ने वो ऑथराइज नहीं किया फिर भी आपने दिया, हम आपको डिसअलाउ कर देंगे। नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉर द प्रायर पीरियड डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिस दिन डीड बनी उससे पहले की पेमेंट्स हैं तो वो भी क्या हो जाएगी? डिसअलाउड हो जाएगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट को अगर आप पार्टनरशिप फर्म में, ध्यान देना
अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पेमेंट कर रहे हो नॉन वर्किंग पार्टनर को या फिर वर्किंग पार्टनर को कर रहे हो लेकिन ये कंडीशंस हैं, तो आपको डिसअलाउंस का सामना करना पड़ेगा। सर 40B में कितना अलाउड है? अभी देखो, बुक लॉस हुआ हो या फिर अप टू 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, तो आपको 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, इतना ही आपको रेमुनरेशन बोनस कमीशन वगैरह दिया जा सकता है। इससे एक्सेस आपको डिसअलाउड कर देंगे। मतलब सर, मतलब ये सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन वगैरह अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है तो यहीं तक अलाउड है, पहले 3 लाख प्रॉफिट पर। बैलेंस पर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, इतना ही अलाउड है, बाकी का सारा डिसअलाउड है। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है भैया? पीजीबीपी के हिसाब से जो भी आपने प्रॉफिट निकाला हो उसमें करंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट ईयर प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। रेमुनरेशन अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर रखी है तो उसको ऐड बैक करवा देना। जो भी आप निकल कर आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट निकल कर आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट होता है। अगर प्रॉफिट मिला तो वो एग्जेम्प्ट, इसके अलावा कुछ भी रेमुनरेशन मिली तो वो इस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में डिडक्शन अलाउड होंगी इस बेसिस पर, अदरवाइज डिसअलाउड हो। ठीक है, ठीक है सर। और मैंने आपको बताया था अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कुछ भी रेमुनरेशन वगैरह मिलती तो वो उसकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, ना कि सैलरी की इनकम मानी जाती है। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, अब पहले क्या था सर? पहले रेमुनरेशन पे कर रहे थे, अब क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। अब उसको इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है। तो इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर डिसअलाउड इन द फॉलोइंग केसेस, नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ऑथराइज करेगी तभी इंटरेस्ट अलाउड होता है। मैक्सिमम 12% तक अलाउड होता है और प्रायर पीरियड का, डीड बनने से पहले का कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली जिस दिन डीड बनेगी उसके बाद का ही तो इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पढ़ सकते हो, आसानी से समझ आएगी। रेमुनरेशन पेड बाय एओपी बीवाई टू इट्स मेंबर नॉट डिडक्टेबल। डिसअलाउंस ऑफ पेमेंट मेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन, हाँ जी, आप कुछ एक्सेस पेमेंट कर रहे हो अपने रिलेटिव को, 40A2 आप अपने रिलेटिव को आप कुछ एक्सेस पेमेंट कर रहे हो। एक्सेस पेमेंट का मतलब ये है कि वो काम सिर्फ एक्स अमाउंट का था, आप उसको डबल एक्स अमाउंट दे रहे हो, या फिर मार्केट में उस काम के एक्स रुपए थे, आप उसके डबल एक्स दे रहे हो। बात समझना जब। पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, disallowance of payment made to specified persons or relatives. Disallowance of the payment made to specified person relative in excess of fair market value. मार्केट में किसी भी एक्सपेंस की वैल्यू कम है, आप उससे ज्यादा पेमेंट करो किसी भी रिलेटिव को, ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा खर्चे क्लेम कर सको और सामने वाले का हो सकता है टैक्स कम बनता हो, उसकी इनकम जनरेट कर सको। तो इसलिए इन्होंने कहा अगर आप रिलेटिव को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की पेमेंट करोगे किसी भी अपने बिजनेस के एक्सपेंस के लिए, तो वो हम डिसअलाउ कर देंगे। क्या बोलता है? पेमेंट मेड टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू नॉट डिडक्टेबल, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इफ पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, एंड AO is opinion that such expenditure is excessive or unreasonable, वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया है वो एक्सेस है और अनरीजनेबल है, so that excessive expenditure डिसअलाउ कर दिया जाएगा। पेमेंट टू रिलेटिव्स, पेमेंट टू रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूं 48(2) में आप पेमेंट रिलेटिव को कर रहे हो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या तो आप अपने रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो या आप किसी ऐसे पर्सन को कर रहे हो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस है, एंड उसके साथ साथ ये पेमेंट आपकी एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है। मान लो किसी एम्प्लॉय को आप किसी भी जॉब के लिए 15,000 देते हो, लेकिन आपने अपने रिलेटिव को हायर किया, आप उसको 25,000 देते हो, तो 10,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउंस कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेसिव, जो एक्सेस 10,000 आपने दिया वो डिसअलाउ कर देंगे टू द फेयर मार्केट वैल्यू डिसअलाउड। अब मीनिंग ऑफ रिलेटिव क्या है? आप रिलेटिव किस किस को कहेंगे? रिलेटिव पेयर, पेई, आप किसको पेमेंट कर रहे हो? ये देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं। इंडिविजुअल केस में उसका रिलेटिव या फिर पर्सन इन हुज बिजनेस
इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब दे कौन रहा है, कंपनी किसको दे रही है, डायरेक्टर को या फिर उसके रिलेटिव को, डायरेक्टर के रिलेटिव को। पर्सन इन हुज बिजनेस, किसको पेमेंट कर रही है, जिसके बिजनेस में कंपनी या फिर डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, किसी को ऐसे को पेमेंट कर रहे हैं जिसमें इन तीनों बंदों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर इन तीनों बंदों के रिलेटिव, डायरेक्टर पार्टनर मेंबर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फर्म के केस में पार्टनर और उनके रिलेटिव, या फिर किसी ऐसे बिजनेस में जहां पर ये फर्म पार्टनर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एओपी के केस में मेंबर और उनके रिलेटिव, और सेम वही, मतलब कुल मिला के डेफिनेशन सेम है। इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव, या फिर ऐसे बिजनेस जहां पर इन रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। कंपनी के केस में डायरेक्टर, फर्म के केस में पार्टनर, एओपी के केस में मेंबर, एचएफ के केस में मेंबर, एनी अदर पर्सन के केस में ये वाली डेफिनेशन लगेगी। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि भैया देखो, मार्केट से अनरीजनेबल प्राइस किसी को भी पे करोगे जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेंबर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो खर्चा ये डिसअलाउ कर देंगे। कौन डिसअलाउ करेगा, एओ डिसअलाउ कर देगा। रिलेटिव का मतलब क्या है, यहां पर स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल डिसेंडेंट और लीनियल असेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऊपर नीचे वाली पीढ़ियां जो होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की, ये सारे के सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। ये हुआ आपका सेक्शन 48(2). इससे जो अगला सेक्शन है वो है मेरा 48(3). 48(3) क्या कहता है, पेमेंट इन कैश अदर देन अकाउंट पे, चेक एक्सेट्रा। आप किसी को अगर पेमेंट करते हो और वो 10,000 से पेमेंट एक्सीड करती है तो 48(3) में डिसअलाउ हो जाएगी। दैट मींस अगर आपका 10,000 से ऊपर का कोई भी खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बात समझना साहब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल क्यों नहीं, क्योंकि कैपिटल का मैं ऑलरेडी आपको जहां जहां एक्चुअल कॉस्ट ली थी वहां वहां पर मैंने आपको बताया था, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शंस हैं वहां पर भी ये सेक्शन मेंशन है कि आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हो तो 8 स्पेसिफिक मोड मैंने आपको बताए थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, यूपीआई वगैरह, जो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये जो बताए थे, इन्हीं के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 48(3) अब आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए अगर आप एक दिन में एक आदमी को एक बिल के अगेंस्ट में, एक दिन में एक आदमी को एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हो, ए पेमेंट, aggregate of payment made to a person in a day and expenditure exceed 10,000, तो आपका वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने वो कैश में किया, या फिर मैं कहूं अदर देन अकाउंट पे अकाउंट पे चेक वगैरह से किया तो भी आपका वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन 10,000 की लिमिट हो जाएगी 35,000 इन केस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग, कैरेज, गुड्स कैरेज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के केस में 10,000 की लिमिट को बढ़ाकर उन्होंने 35,000 कर दिया, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ट्रक वाले कहां पैसा निकालते फिरेंगे इतनी छोटी अमाउंट, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको हायर साइड पर रखा है। Above payment is made otherwise than by account पे check, draft, internet banking, then no deduction shall be allowed for such। क्रॉस चेक भी नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है इसमें, ये आप ध्यान रखना। अगर बाई चांस मान लीजिए, ये पॉइंट क्या कहता है, अगर आपने किसी साल में कोई खर्चा बुक कर लिया और आप मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो करते हो, ड्यू बेसिस पर आपने खर्चा क्लेम कर लिया और अगले साल जाकर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आपने कैश में कर दी, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। एक्रोल बेसिस पर आपने बुक किया, अगले साल में आपने पेमेंट कर दी, तो वो जिस साल में पेमेंट की उस साल में उसको डिसअलाउ कर देंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन पर कभी भी सेक्शन 48(3) अप्लाई नहीं होता, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा उस पर 48(3) जरूर अप्लाई होगा, क्योंकि मैं वो खर्चा क्लेम करता हूं। इट्स ओके सर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो कहता है साहब कुछ हम चलो कुछ बिजनेस में छूट दे देते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पर कैश की जरूरत ज्यादा हो, तो वहां पर हम कह रहे हैं चलो इन केस में आप कैश दे सकते हो, या फिर जैसे बैंक को पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, इन केसेस में भी हम आपको छूट देते हैं। तो रूल 6DD में इन्होंने छूट दी कि ये ऐसी चीजें हैं यहां पर आप एक्सेस पेमेंट कर सकते हैं, अलाउड है, हम खर्चा अलाउ कर देंगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे।
अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक को, बैंक में कौन कौन, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, यूटीआई और एलआईसी को अगर पेमेंट की जा रही है तो अलाउड हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो भी अलाउड हो जाएगी टेंडर वगैरह के लिए। अगर आप बैंकिंग सिस्टम में के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो भी अलाउड हो जाएगी। बुक एंट्री, कई बार एडजस्टमेंट करते हैं, मैंने तुम्हें 10,000 देने, तूने मुझे 15,000 देने, चल 10,000 सेट ऑफ कर ले, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 5,000 आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट कर रहे हो कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिश, हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर प्रोडक्ट्स में, मतलब किसान वगैरह को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, सब्जी मंडी वगैरह में अगर आप ये फिश वगैरह देखोगे, फिशिंग का बिजनेस है तो ये अलाउड होती है 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में। अगर आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हो जिसमें विदाउट एड ऑफ पावर, बिना बिजली के कोई काम होता है, जैसे पापड़ वगैरह बनाना, सैनिटरी पैड वगैरह बनाना, अचार वगैरह बनाना, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर बिना बिजली के काम होता है, तो वहां पर आप ये पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मेड एट द प्लेस वेयर, पेमेंट एट प्लेस विच इज ऑन द डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट सर्व बाय बैंक, कुछ आप ऐसा दिन पेमेंट कर रहे हो जहां पर बैंक नहीं खुले थे, कई बार जैसा मणिपुर में हिंसा हो गई, अब कई महीनों तक बैंक नहीं खुले, तो ऑब्वियसली उनको वो पेमेंट अलाउ करनी पड़ेगी। या फिर नॉट सर्व, कोई बैंक है ही नहीं वहां पर। अब मणिपुर में ही बात कर लेते हैं, तो बहुत सी दूर दराज के इलाकों में, बहुत से दूर दराज के इलाकों में ऐसी बात हो गई कि जी बैंक ही नहीं है, पहाड़ों में दूर कहीं, तो वहां पर भी वो अलाउड कर देंगे 10,000 से ज्यादा खर्चा, बशर्ते उस एरिया में बैंक नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई टर्मिनल बेनिफिट दे रहे हो, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी वगैरह की पेमेंट कर रहे हो जो 50,000 या उससे कम है, तो वो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, फुल्ली अलाउड हो जाएगी। आप एम्प्लॉय का टेम्परेरी पोस्टिंग की है, लेकिन वो टेम्परेरी पोस्टिंग 15 दिन से ज्यादा की है और उस पर आपने टीडीएस भी काटा है, और जहां पर उसकी पोस्टिंग की है वहां पर उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में भी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। पेमेंट मेड ऑन अ डे वेयर बैंक वर क्लोज ड्यू टू हॉलिडे और स्ट्राइक, ये मैंने बता दिया, जैसे मणिपुर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, अगर बैंकों की हॉलिडे है, स्ट्राइक है, तो वो भी आपको खर्चा अलाउ कर देंगे उस दिन, स्ट्राइक वाले दिन। पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू इज कमीशन एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश, आप अपने एजेंट को पेमेंट दे रहे हो, उसको आगे जो पेमेंट करनी है वो कैश में करनी है, जहां से माल खरीदते तो वो भी अलाउड होती है। पेमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई पेमेंट करते हो तो वो भी अलाउड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉइज की ग्रेचुटी के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं और वो अनरिकॉग्नाइज से है तो वो तो डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज सेक्टर से है और वो ड्यू होगी, एनी प्रोविजन मेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी विच इज नॉट येट ड्यू, जिसकी ड्यू नहीं हुई है ग्रेचुटी, तो वो नॉट डिडक्टेबल। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो अलाउड हो जाएगी, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर अप्रूव्ड है उसका प्रोविजन बनाया है हमने, साल के दौरान ड्यू हो गई उसका प्रोविजन बनाया है, आपको इसी साल पेमेंट करनी है तो वो ग्रेचुटी आपकी अलाउ कर देंगे। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई पेमेंट करता है तो वो सीधा सीधा डिसअलाउ हो जाएगी, नॉट अलाउड। डीम्ड प्रॉफिट सेक्शन 41, चलिए जी मोटा मोटी लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हमारे टैक्सेशन के सेक्शन शुरू होंगे, फटाफट जल्दी आ जाओ, फटाफट चैप्टर शुरू करते हैं। इधर फोकस, इधर सेक्शन 41 क्या कहता है, सेक्शन 41 ये कहता है मानो या ना मानो कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आपको अपनी इनकम माननी पड़ेगी, जैसे एक एक करके रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन, आपने कोई पहले खर्चा किया था, अब उसकी रिकवरी हो गई, मतलब वो खर्चा आपको वापस मिल गया, तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मान के आपको प्रॉफिट हेड में इंक्लूड कर देंगे, जिस भी साल में आपको वो रिकवरी हुई या लाइबिलिटी रेमिट हुई। लाइबिलिटी रेमिट का मतलब ये है आपको किसी को 1,00,000 रुपए देने थे, आपकी सेटलमेंट 70,000 में होगी, जो 30,000 बच गए वो आपको अपनी इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी कम हो गई आपकी, या फिर आपने कोई खर्चा किया था वो आपको वापस मिल गया। कई बार क्या होता है, अब मान लो आपने बिजनेस के लिए कोई स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज की, उसका जो चार्जर था उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, आपने कंप्लेंट डाली, उन्होंने चार्जर का पैसा रिफंड कर दिया आपको, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चार्जर ठीक न चलने लग गया, तो वो जो खर्चे का रिफंड आया है, खर्चे का जो रिफंड आया वो आपको अपनी बिजनेस इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी। ये विद एग्जांपल मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं यहाँ पर। बैलेंसिंग चार्ज, अगर आप एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में, वहां पर मैंने आपको समझाया था अगर बैलेंसिंग चार्ज बचा
तो वो भी आपकी इनकम कंसीडर होगी डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 में। सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट यूज की, आपने वो बेच दी, तो जितनी भी डिडक्शन क्लेम की थी और सेल प्रोसीड विच एवर इज लोअर, आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी कैपिटल वाली। ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट पीजीबीपी की इनकम नहीं मानी जाती, बट एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कैपिटल रिसिप्ट को भी पीजीबीपी की इनकम माना जाता है। रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट अलाउड एज डिडक्शन, कुछ साल पहले आपको बैड डेप्ट अलाउ किया था, अब उसकी रिकवरी हो गई, ऑब्वियसली रिकवरी होने पर आपको अंडर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम मानी जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, छोटा सा पॉइंट है। डिसकंटिन्यू बिजनेस के केस में ये जो ऊपर दी हुई इनकम है, इनसे आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं अगर ये स्पेसिफिक इनकम है, लेकिन सिर्फ डिसकंटिन्यू के केस में, अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो ही। एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस ओनली, सेक्शन 43B, कुछ ऐसी कंडीशंस है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर पेमेंट आपको करना कंपलसरी है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, और वो पेमेंट कब तक करना है, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। 139(1) इंडिविजुअल केस में 31 जुलाई तक वो आपको पेमेंट करनी है, तभी आपको उस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज एज पर सेक्शन 43B उस खर्चे की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो करते हो तो। अगर आपको कोई टैक्स ड्यूटी सेस या फीस पे करनी है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में आपको कोई टैक्स ड्यूटी सेस फीस पे करनी है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुमेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड की पेमेंट भी आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक कर देंगे, अदरवाइज वो खर्चा आपको अलाउ वो नहीं करेंगे। बोनस कमीशन, लीव, सैलरी टू एम्प्लॉय, ये भी आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर तक कर देनी है पेमेंट, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम पीएफआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई लोन या बोरोइंग ले रखी है, उस पर जो इंटरेस्ट है, तब ही आपको उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तभी डिडक्शन मिलेगी आपको। इंटरेस्ट आपको किसी भी लोन और एडवांस पर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपने कोई कोऑपरेटिव बैंक से, शेड्यूल्ड बैंक से लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो वो आपको कब तक कर देनी है, जब भी आपका साल खत्म हो, उस साल के खत्म होने के बाद, जब भी आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है 31 मार्च 2024 को साल खत्म हो गया, लेकिन इंडिविजुअल केस में लेट्स से एग्जांपल 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो 31 जुलाई तक आपको इन सारे खर्चों की पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज ये सारे खर्चे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, सम पेबल बाय एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ एनी लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ हिज एम्प्लॉय, लीव सैलरी अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग डिपॉजिट एनबीएफसी वाली पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने रेलवे की कोई एसेट यूज की है और आपने रेलवे को कोई पेमेंट करनी, वो भी आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर देनी है। सर रेलवे को कैसे, बाई चांस मान लो आपने रेलवे का कोई जगह किराए पर ली, वहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई, तो इस केस में हो सकता है आप रेलवे को पेमेंट करो, तो वो आपको रेलवे को पेमेंट ड्यू डेट तक करनी होगी रिटर्न फाइलिंग की। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इनटू डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट पेबल था, आपने उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, तो भी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी लोन की, क्योंकि इंटरेस्ट कन्वर्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, लोन, तब ही आपको उसकी डिडक्शन अलाउड होगी। कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू फ्रेश लोन, ये पेमेंट नहीं मानी जाती। इफ अनपेड इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लोन, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू पेड एंड नो डिडक्शन अलाउड। मान लीजिए आपका अनपेड इंटरेस्ट था, बहुत से लोग चालाकी क्या करते हैं, वो कहते हैं अनपेड इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देते हैं, उसको क्या करेंगे, लोन में कन्वर्ट कर देंगे। अब बैलेंस इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले इंटरेस्ट पेबल दिख रहा था, उसको पीएनएल के थ्रू घुमा के डेबिट कर दिया, वापस उसको लोन में खड़ा कर दिया, वो कभी भी पेमेंट नहीं मानी जाती, वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कन्वर्जन ऑफ अनपेड सेल टैक्स इनटू लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो अलाउड हो जाता है सिर्फ एक केस में। ये एनबीएफसी की डेफिनेशंस है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो जी, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये अमेंडमेंट आई बजट 2023 में आप सभी के लिए। अगर आपको कोई भी, ध्यान से, मैं 5 से 10 मिनट इस पे एक्स्ट्रा लगाऊंगा, अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कमर सीधी करके बैठ जाओ एकदम, नए आंखें ऐसे खुल जानी चाहिए, चौड़ी। ठीक है सर। अगर आप कोई भी सम पेबल करते हो, किसको पेमेंट करते हो, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो टाइम लिमिट क्या है,
आपको विद इन टाइम लिमिट ये पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने विद इन टाइम लिमिट पे नहीं की तो आप जिस भी साल में ये पेमेंट करेंगे उस साल में वो पेमेंट अलाउड होगी। ध्यान से समझो, वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपने बियॉन्ड टाइम लिमिट किया तो, विद इन टाइम लिमिट किया तो अलाउड हो जाएगा। अब टाइम लिमिट क्या है इसमें? टाइम लिमिट सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपको, जैसे मैं हूं, मैंने किसी भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करनी है, तो जो भी मेरे और उसके बीच में टर्म कंडीशन होगी कि आप इतने दिन में पेमेंट कर दो, तो वो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर वो उतने दिन में पेमेंट नहीं हुई तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझ आई? फिर वो तब अलाउ होगा जब आप उसकी एक्चुअल में पेमेंट करते हो अगले साल में जाकर। ठीक है, ठीक है सर। अब बात समझना, टाइम लिमिट कितनी है? अगर मेरा और सामने वाले का, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस का रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से, लेकिन हमारा जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा वो 45 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज ऑन और बिफोर द एग्रीड डेट बिटवीन देम इन राइटिंग। मतलब ठीक है, हमने जो कंसल्ट किया आपस में वहां तक मैं पेमेंट कर दूंगा तो खर्चा अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन सामने वाली पार्टी कौन होनी चाहिए? माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। इफ नो सच एग्रीमेंट, अगर वैसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने किसी भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोई पेमेंट करनी थी तो ठीक है, जो भी मेरी उसकी टर्म कंडीशन सेटल है मुझे उसके अंदर अंदर वो पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो खर्चा अलाउ नहीं होगा इनकम टैक्स में। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो मेरा और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का टाइम ड्यूरेशन है वो 45 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं आपस में कर सकते। आपको मैक्सिमम जो एमएसएमई एक्ट है वो 45 दिन तक की छूट देता है कि आप 45 दिन के बीच में कोई भी दिन लो, 20, 25, 35, 40, 45। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर बाई चांस मान लो मेरा और उसका कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि इतने दिन में पेमेंट करनी है, तो मैक्सिमम आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करनी पड़ेगी जब भी आपको माल रिसीव हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मिस्टर जॉय हैज परचेज्ड गुड्स 15,000 फ्रॉम पीके एंड कंपनी, ए माइक्रो एंटरप्राइजेस। पीके एंड कंपनी क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेस। किस दिन खरीदा? 5th of March 2024 को। एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 8th अप्रैल। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, वो बोला ठीक है 5 मार्च को, 5th of March को तुम्हारे पास माल आया, मैक्सिमम आपको 8th अप्रैल तक उसकी पेमेंट कर देनी है। अब 5th अप्रैल से आप जोड़ सकते हो, ये विद इन 45 डेज होगा। 5th मार्च से आप ये ऐड 45 डेज ऐड करो, ये उससे कम ही है। हाँ सर ये बिल्कुल कम है क्योंकि 8th अप्रैल है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ये 35 अप्रोक्स में दिन बनेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो केस 1, इफ मिस्टर जॉय पेड द सम ऑन 6th of April, मतलब इस तारीख से पहले पेमेंट कर दी, जो हम दोनों के बीच में टाइम डिसाइडेड था वो दिन टाइम पेमेंट डिसाइड कर दी, तो ठीक है, आपको जो खर्चा आपने पे किया वो प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट आपने 14th अप्रैल को पे की, मतलब 8 तारीख के बाद पे की, तो ये खर्चा आपको फिर प्रीवियस ईयर 24-25 में अगले साल अलाउड होगा। समझ में आया? क्विक गो थ्रू करते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि अमेंडमेंट है, समझना बहुत जरूरी है। भैया सामने वाली पार्टी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, अभी डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होती है? ये होते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है सामने वाली पार्टी। हाँ सर। अब अगर सामने वाली पार्टी को अगर मुझे पेमेंट करनी है तो हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा मुझे उसके बीच में पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो हम दोनों के बीच में टाइम पीरियड होना चाहिए वो 45 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर हम दोनों के बीच में कोई टाइम पीरियड है ही नहीं तो एमएसएमई एक्ट खुद कहता है चलो तुम दोनों ने नहीं बनाया, मैं बना देता हूं तुम्हारे, तो मैक्सिमम 15 दिन में तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ इसलिए बनाए हैं ये चीजें ताकि जो छोटे व्यापारी है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनकी पेमेंट्स टाइम पर होती रहे। ठीक है, इस डर बना रहे कि यार ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अगर मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा तो उनका पैसा ना फंसे, उसका फंड ब्लॉक ना हो, सिर्फ इसीलिए ये अमेंडमेंट्स आई। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन होगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर पार्टी का काम माइक्रो एंटरप्राइज, अगर किसी भी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है तो मैं उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट चेक करूंगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट मेरी 25 लाख या उससे कम है, 25 लाख या उससे कम है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो जाएगी। ठीक है, अगर वो मेरा सर्विस का काम है, देखिए या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का होगा या सर्विस सेक्टर का, एमएसएमई दो ही चीजें आती हैं।
तो उस केस में सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसके पास जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी वो 10 लाख या उससे कम की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सीधा सीधा ये है, अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस है, तो जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तो यहां तक थी, तो यहां पर आगे 25 लाख से ज्यादा, लेकिन 5 करोड़ से नीचे नीचे होने चाहिए, तभी हम आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस मानेंगे। और अगर सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख तक तो यहां तक थी, तो 10 लाख से एक्सीड बस 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, स्मॉल एंटरप्राइजेस की। वो चाहे थे आपको पहले इस डेफिनेशन में दे देगा कि उसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी, पहले तो आप ये चेक करोगे क्या ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है नहीं है, स्मॉल एंटरप्राइज है नहीं है, फिर आप ये अमेंडमेंट अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है सर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, हो सकता है एमसीक्यू भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस एंड सच नोटिफाइड आइटम शैल बी एक्सक्लूडेड। ये हम चीजें कभी भी प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूडेड नहीं करेंगे। तो ये एक पेज की आपकी अमेंडमेंट थी, फुल्ली कवर्ड। एडजस्टमेंट इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, आप लेकर आए थे बिल आपका किसी रेट पर, आप पुट टू यूज किसी दिन कर रहे हो, तो उस केस में अगर बाई चांस आपको रेट में डिफरेंस होता है, फॉरेन फ्लक्चुएशन में डिफरेंस होता है, समझना बात को ध्यान से। इफ एनी बिजनेस एसेट इज एक्वायर्ड, लोन इज टेकन इन फॉरेन करेंसी, कोई एसेट एक्वायर की थी या लोन लिया था फॉरेन करेंसी में, और जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में चेंज हो गया, फॉरेन करेंसी के रेट में, तो जो रेट में चेंज हुआ प्लस माइनस जो भी हुआ तो उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड या माइनस कर देंगे, ऐड या डिक्रीज और इंक्रीज इन द लायबिलिटी और एसेट ऑफ। ठीक है, ठीक है सर। इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर ऑल पर्पस ऑफ फॉरेन फ्लक्चुएशन में। अगर कोई भी चेंज हुआ है करेंसी के रेट्स में, आप लेकर आए थे, जब आप उसको एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तो हो सकता है दोनों के बीच में रेट में डिफरेंस हो, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पर फ्लक्चुएशन आती है, तो जो भी ऊपर नीचे या तो नीचे या ऊपर जो भी फ्लक्चुएशन होगी वो एसेट के साथ में एडजस्ट कर लूंगा, और लोन होगा तो लोन के साथ में मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है जी, क्या हो गया है? चलो जी, ठीक है, चलो चलो आओ 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 जी, चलो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन शुरू हो गए हैं, 3-4 सेक्शन, बस चैप्टर खत्म हो रहा है मेरा। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA ये कहता है अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, मतलब अगर आपके ये बिजनेसेस हैं, सॉरी ये प्रोफेशन है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। किस पर? पहले प्रोफेशन देखते हैं, आप क्या प्रोफेशन हो सकते हो। आपका लीगल, एडवोकेट वगैरह, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है, या कोई अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। अदर नोटिफाइड प्रोफेशन में फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके ये प्रोफेशन है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे? जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर रूल 6F, अंडर रूल 6F, अंडर रूल 6F, अंडर रूल 6F में कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करोगे? कैश बुक, लेजर, जर्नल, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल और रिसिप्ट, सीरियली नंबर्ड अमाउंट जिसकी 25 रुपए से ज्यादा है, और ओरिजिनल बिल वगैरह आप मेंटेन करके चलोगे। ये एक बार रीड करने का है, आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बात बता दूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब कभी भी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है ये कैश, लेजर, जर्नल, जो खर्चे होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट और इसको कंसीडर क्यों इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है? एक्सट्रैक्ट है। ये दोनों की दोनों क्या है? एक्सट्रैक्ट है। लेजर वगैरह के, जर्नल वगैरह के एक्सट्रैक्ट है, इसलिए इनको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। चलो जी, अब जो मेन बात है सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA क्या कहता है? सेक्शन 44AA ये कहता है अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख 1.5 लाख से ज्यादा है इन ऑल द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों में हर साल आपकी 1.5 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। सर अगर उससे कम या 1.5 लाख की हुई तो आपको सिर्फ इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ताकि अगर एओ आपका केस निकाले तो आप एओ को समझा पाओ कि ये कच्चे चिट्ठे मैंने बनाए थे, ये देख लीजिए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेरी। लेकिन यहां पर अगर 1.5 लाख से ज्यादा, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया ये लेजर बनेंगे, जर्नल बनेंगे, ये सारे कैश बुक बनेगी,
ये सारी चीजें बनेगी। ठीक है, ठीक है सर। ये तो था स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए, इनके लिए। अब इनके अलावा भी प्रोफेशंस हो सकते हैं जो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, वो या फिर नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस मतलब ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में। तो इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन या तो बिजनेस कर रहा है या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब जो ये प्रोफेशन से बाहर है, या फिर कोई नॉर्मल बिजनेस है, और सिर्फ आप या तो इंडिविजुअल हो या आप क्या हो, एचयूएफ हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए क्या होगा, इनकम, अगर आपकी इनकम, यहां पर बोला था ग्रॉस रिसिप्ट, यहां पर क्या बोल रहा है, इनकम, अगर इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 25 लाख से ज्यादा है इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 ईयर, इसमें बोला था इन ऑल द 3 ईयर, इसमें बोला किसी एक साल, इसमें बोला था सिर्फ ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर या तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, या फिर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज्यादा। ये नॉर्मल बिजनेस पे इंक्लूड करके चलता है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इनकम 1.2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, सेल टर्नओवर 10 लाख होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3, पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल। बात समझ आई, समझ आ गई सर? दोबारा से फोकस 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 फोकस। सेक्शन 44AA ये कहता है साहब, अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ मेंटेन करनी है, जो हमने बताया वो। अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है इस बेसिस पर। ठीक है, ठीक है साहब। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से कम है और आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है आपका 1.5 लाख या उससे कम है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ इतनी मेंटेन करनी था आपकी, आप एओ को समझा पाओ, इससे ज्यादा की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको रूल 6F के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट सारी की सारी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन सा है? एडवोकेट है, लीगल है, मेडिकल इंजीनियर है, आर्किटेक्चरल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, फिल्म आर्टिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा है। ठीक है, ठीक है साहब। अब इनके अलावा, अगर इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अलावा, या फिर आपका नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, और पिछले किसी भी एक साल में, 3 साल में से, पिछले किसी भी एक साल में, पिछले 3 साल में से आपका जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर सेल ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली, तो 6F वाली है। या फिर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो पिछले 3 साल में किसी एक साल में आपकी जो इनकम है वो 1,20,000 1,20,000 से ज्यादा है, या फिर जो आपकी सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख से एक्सीड करती है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। बात समझ आई? आगे सर, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको इनके अलावा भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी। कैसे? पर्सन शोइंग लोअर इनकम देन इनकम कंप्यूटेड प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44AE में, अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो करते हो, और आप उसमें जो उसमें इनकम दे रखी है, कैलकुलेट करने का तरीका, आप उससे कम इनकम दिखाते हो, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर आप 44AD वाला फॉलो करते हो और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, और आप इनकम कम दिखा रहे हो प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44ADA में या फिर 44AD में, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी। कहने का मतलब 3 सेक्शन, 44AD, 44ADA, 44AE, तीनों सेक्शन प्रेजेंटिव टैक्सेशन के हैं। अगर इन तीनों सेक्शन में जो भी रेट दे रखे इनकम निकालने के, आप उससे कम इनकम दिखाओगे, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एंड यहां पर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने ही करने थे। बात समझ आई? यस और नो? आगे सर, चलो एक बार पढ़ लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बुक्स कहां पर रखी जाएंगी? जहां पर भी आप बिजनेस प्रोफेशन कैरी करते होगे वहां पर आपकी बुक्स रखी जाएंगी। एक से ज्यादा जगह प्रोफेशन करते हो तो ईच प्लेस पर, जहां जहां प्रोफेशन करते हो वहां पर आपको बुक्स रखनी है। कितने साल तक, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन? 6 असेसमेंट ईयर ऑफ द रेलिवेंट एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जब भी आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो, उसके अगले 6 सालों तक, 6 असेसमेंट ईयर तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की तो आपको 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ठीक है सर। मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है।
या फिर इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड स्टॉक ऑफ ड्रग्स मेडिसिन अदर कंज्यूमेबल, ये भी फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज्ड इन हिज प्रोफेशन, ये भी स्टॉक भी मेंटेन करना जरूरी है। ये मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट का सेक्शन, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर कर चलनी है। ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ मानूंगा अगर 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 मेरे पूरे बिजनेस में कोई पैसा, एक भी पैसा आया या एक भी पैसा गया। आय का मतलब सेल से भी आ सकता है, कबाड़ी बेची उससे भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है, किसी डेटर ने भी दिया हो सकता है। किसी भी तरीके से बिजनेस में पैसा है वो 95% बैंक से आना चाहिए। पेमेंट कर रहा हूँ, कोई लोन की पेमेंट कर रहा हूँ, खर्चे की पेमेंट कर रहा हूँ, माल खरीदा था उसकी पेमेंट करूँ, किसी भी तरह का बिजनेस से पैसा निकल रहा है 95% अगर बैंक से होगा तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, ये 1 करोड़ की लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी, 10 करोड़ की लिमिट हो जाएगी अगर 95% कैश पेमेंट और रिसिप्ट मेरी बैंक से होगी तो। ठीक है सर। बिजनेस के केस में टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 1 करोड़। लेकिन प्रोफेशन के केस में, प्रोफेशनल के लिए ये जो लिमिट है वो 50 लाख की लिमिट इन्होंने दी है। दो केसेस तो हो गए अगर टर्नओवर बेसिस, ये दोनों केसेस क्या हैं, ये टर्नओवर बेस पर हैं। अगर आपके बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन में आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। लेकिन 3 ऐसे सेक्शन हैं जहां पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना था। यस और नो? यस सर। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हो 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई और आप स्पेसिफाइड जो उनमें रेट प्रिस्क्राइब्ड है उनसे कम प्रॉफिट शो करते हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। पर्सन कवर्ड अंडर 44 ई, if such person claim that his income is lower than the income prescribed on presumptive basis। ठीक है सर। इनका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम दिखाया तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, सेक्शन 44 एडी और एडीए में एक अलग बात इन्होंने लिखी है। आपने लोअर दिखाया तो ऑब्वियसली आपने प्रिजम्पटिव जो प्रॉफिट है उससे कम दिखाया तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। लेकिन एंड साथ में आपकी इनकम एक्सीड करनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तब ही आप, मतलब 2.5 लाख इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख से एक्सीड इनकम करनी चाहिए और जो प्रिजम्पटिव प्रॉफिट है वो आपने कम दिखाया हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। सब ध्यान देना, 44 ए में ये वाली लिमिट नहीं है, 44 एडी और 44 एडीए में है सर। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है सर। 44 एडी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपल्सरी ऑडिट 44 एबी डज नॉट अप्लाई अगर सेल टर्नओवर 44 एडी में 2 करोड़ तक की है। मतलब सर, मतलब ये 1 करोड़ से ज्यादा है हर बिजनेस की तो क्या टैक्स ऑडिट करवाना है? हाँ सर, 44 एबी के हिसाब से। लेकिन अगर आप, ये तो 44 एबी है, अगर 44 एडी फॉलो करते हो प्रेजेंटिव टैक्सेशन 8% 6% वाला, उसमें जो लिमिट है वो 2 करोड़ की है, तो मान लो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ और आप सेक्शन 44 एडी फॉलो करते हो प्रेजेंटिव टैक्सेशन 8% 6% वाला, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। ये यही कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑडिट 44 एबी डज नॉट अप्लाई अगर वो पर्सन 44 एडी कर रहा है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे। बात समझ आई? आ गई। चलो, भूला बिसरा आ गया 44 एडी, अमेंडमेंट भी है इसमें, तो अमेंडमेंट भी है 44 एडी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर एलिजिबल बिजनेस। ये जो 44 एडी सेक्शन है वो इंडिविजुअल, एचएफ और पार्टनरशिप फर्म पर ही लगता है, एलएलपी पर नहीं लगता, एओपी पर नहीं लगता, बीओआई पर नहीं लगता और कंपनी पर नहीं लगता। स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया 3 पर लगता है, इंडिविजुअल, एचएफ, पार्टनरशिप फर्म पर। 44 एडी एलिजिबल बिजनेस, कोई भी बिजनेस होगा नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव लिस्ट का मतलब आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए, मतलब आप 44 एडीए वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रोफेशन के लिए तो इन्होंने 44 एडीए दे रखा है 50% वाला। ठीक है, एक नेगेटिव लिस्ट। दूसरा, कमीशन ब्रोकरेज आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन 44 एई वाला नहीं होना चाहिए। याद करना बहुत आसान, 44 एडी का बिजनेस नहीं होना चाहिए, 44 एई वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस नहीं होना चाहिए, एजेंसी बिजनेस का नहीं होना चाहिए, तो आप 44 एडी आसानी से क्लेम कर पाओगे। ठीक है सर। अगर तो 44 एडी में जो लिमिट है वो 2 करोड़ की है, 2 करोड़ तक की टर्नओवर में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक नई अमेंडमेंट आई कि 2 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ बना दिया अगर एटलीस्ट 90% ऑफ रिसिप्ट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल। ओनली रिसिप्ट की बात कर रहा है, आपको जो पेमेंट आई हो
वो 95% बैंक से वो पेमेंट आनी चाहिए। जैसे 10 करोड़ की लिमिट थी टैक्स ऑडिट में, वैसे इन्होंने यहां पर डाल दी कि 95% जो पेमेंट आ रही है वो सिर्फ बैंक से होनी चाहिए। तो आप जो 2 करोड़ की लिमिट है वो 3 करोड़ मान लेंगे 44 एडी के लिए। आप कितना प्रॉफिट मानेंगे, जो भी टर्नओवर होगी उसका फिक्स 8% आपको प्रॉफिट मानना है, उस पर टैक्स देना है, चाहे कितनी भी टर्नओवर हो, लेकिन 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन यहीं पर अगर आपकी बैंकिंग से जो ट्रांजेक्शन होगी ये कैश वाली के लिए है, और जो बैंक से है, बैंक से अमाउंट अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट नेट बैंकिंग है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई कोई भी पैसा बैंक से आ रहा है, बैंक के थ्रू आ रहा है, तो उस केस में 6% आपकी टर्नओवर का प्रॉफिट माना जाएगा। सर ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई पैसा आना था, आपने क्रेडिट पर सेल कर रखी, तो अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले वो बैंक से मंगा लेना पैसा, तो उस पैसे को यहां कंसीडर करना, अदरवाइज फिर हम उसको 8% में कंसीडर करके चलेंगे, चाहे बेशक आप फिर बैंक से मंगाओ, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आ जाना चाहिए। डिडक्शन, पीजीबीपी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवाना। चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड है, लेकिन ये वाली डिडक्शन अलाउड नहीं है। 10AA, 80IA2, 80RRB। एडवांस टैक्स सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में देना 15 मार्च तक। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आपने 44 एडी से ऑप्ट आउट किया, आप 44 एडी फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर जब से एसेट खरीदी थी नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करवा दो, जो भी एसेट की डब्ल्यूडीवी आएगी उस डब्ल्यूडीवी पर आप उसको बिजनेस में कैरी कर सकते हो। बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पार्टनर रेमुनरेशन नॉट अलाउड, ध्यान रखना, पार्टनर रेमुनरेशन नॉट अलाउड। लोअर इनकम दिखा सकते हो, हाँ जी लोअर इनकम दिखा सकता हूं, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम एक्सीड कर गई तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। सेक्शन 4484 क्या कहता है? आपको 5 साल तक कंटिन्यू 44 एडी फॉलो करना है। अगर आपने कंटिन्यू 44 एडी 5 साल तक फॉलो नहीं किया, तो जिस भी साल फॉलो नहीं किया उसके अगले 5 सालों तक आप 44 एडी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको 44 एडी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 44 एडीए, 44 एडीए क्या कहता है? प्रोफेशनल के लिए है, कहता है अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करती, और ये लिमिट बढ़ा के कर दी 75 लाख, इफ एटलीस्ट 95% रिसिप्ट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल, छोटी सी अमेंडमेंट है, 50 लाख और 75 लाख अगर 95% बैंक से आती है, तो आप 44 एडी में प्रेजम्पटिव बेसिस पर आप अपनी इनकम बना सकते हैं। प्रेजम्पटिव का मतलब है टर्नओवर थी आपकी 100 रुपए, इन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, उसका 50% 50 रुपए हम आपका प्रॉफिट मान लेंगे। ग्रोस रिसिप्ट का 50% आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। हायर करना चाहे तो तुम्हारी मर्जी है भैया, तुम 50% ज्यादा, तुम कह रहे हो 80% दिखाना चाहता हूँ दिखा दे, लेकिन 50 से कम नहीं दिखा सकता। किस केस में? 44 एडीए प्रोफेशनल के केस में। ठीक है, किस पर लगेगा? रेजिडेंट पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी पर नहीं लगेगा। सर आप बता सकते हैं यहाँ पर एचयूएफ नहीं आया? नहीं, 44 एडीए एचयूएफ पर नहीं लगता, क्योंकि एचयूएफ प्रोफेशनल नहीं होती। ठीक है सर, 44 एडीए लगता कहाँ है? वही सारे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, अदर रोड, ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन में फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके लिए 44 एडीए एप्लीकेबल होगा। डिडक्शन नहीं मिलेगी, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट नहीं करना, ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, डिडक्शंस मिल जाएंगी। सर ये कौन सी डिडक्शन है? ये पीजीबीपी की डिडक्शन है। सर ये कौन सी डिडक्शन है? ये इंडिविजुअल की डिडक्शन है। ये इंटरनल डिडक्शन है, ये एक्सटर्नल डिडक्शन है। एडवांस टैक्स 1% पर मंथ के हिसाब से आपको एक इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च वाली पर देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का वही तरीका, अगर आपने 44 एडीए से बाहर निकल गए तो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके डब्ल्यूडीवी उसकी कॉस्ट मानकर नॉर्मल बिजनेस में ऐड कर लेना। बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ करोगे। पार्टनर रेमुनरेशन नॉट अलाउड। 44 एडी में भी अलाउड नहीं थी पार्टनर रेमुनरेशन, 44 एडीए में भी पार्टनर रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगी। क्या एसएससी हायर इनकम दिखा सकता, लोअर इनकम दिखा सकता है? हाँ सर दिखा सकता है, लेकिन वही दो बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर आपकी इनकम एक्सीड कर गई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स थे, और तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। लास्ट सेक्शन पीजीबीपी का लास्ट सेक्शन 44A, ट्रांसपोर्टर के लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन क्या कहता है? आप पूरे साल में 10 से ज्यादा मोर देन 10 व्हीकल आपके नाम पर नहीं होने चाहिए किसी भी एक दिन। मान लो एक दिन के लिए भी आपके 12 व्हीकल हो गए
तो आपको 44 ए ही नहीं मिलेगा। 10 से ज्यादा व्हीकल एक दिन के लिए भी नहीं होने चाहिए आपके नाम पर, तब ही आपको 44 ए की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। हैवी गुड्स व्हीकल अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल का क्या मतलब है? हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब है जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा हो, मतलब 12 टन से ज्यादा का, 12 टन से, ट्रक होते हैं ना बड़े बड़े 12 टन जो उनमें सामान आएगा, मटेरियल आएगा, वो 12 टन से ज्यादा का होगा तो वो हैवी गुड्स व्हीकल में आएंगे, अदरवाइज वो लोअर गुड्स व्हीकल में आएंगे, लाइट वेट व्हीकल में आएंगे। ठीक है सर। अगर आपका गुड्स व्हीकल हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपीज पर टन पर व्हीकल पर मंथ के हिसाब से आप इनकम कंसिडर करेंगे। 1000 रुपए एक टन के, एक मंथ के, एक व्हीकल के काउंट करते रहो। 12 महीने गाड़ी चली, 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। 8 टन माल था तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसे आपको एक कैलकुलेशन करके चलनी है। अदरवाइज कुछ नहीं कहता, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आप पर व्हीकल के हिसाब से कंसिडर करते चलना। ठीक है, अगर आपके पास दो लाइट व्हीकल हैं तो 7500 एक के लिए, दो के लिए 15,000 हर महीने के लिए, जितने महीने आपके नाम पर थे उतना आप इनकम कंसीडर करके चलेंगे। डिडक्शन पीजीबीपी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी इंटरेस्ट पेड टू, मोस्ट इंपोर्टेंट कहा था मैंने, 44 ए में पार्टनर को रेमुनरेशन मिली तो वो अलाउड है। 44 ए में पार्टनर को रेमुनरेशन मिली तो वो अलाउड है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, 44 ए सिर्फ आपको पार्टनर रेमुनरेशन अलाउ करता है। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड ना भी करे, इन दोनों में एक्सीड कराना जरूरी था। ध्यान देना 44 एडीए में तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ध्यान दो इधर, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है 44 ए में। ठीक है जी, ठीक है साहब, कहां थे हम? यहाँ थे डिडक्शन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट रिक्वायर्ड। चैप्टर 6 की डिडक्शन एटीसी टू एटीयू एक्सटर्नल डिडक्शन मिलेंगी, अवेलेबल है। एडवांस टैक्स आपको एक इंस्टॉलमेंट में देना है, 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट में। डेप्रिसिएशन का सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या इनकम कम दिखा सकता हूँ? यस दिखा सकते हो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। यस और नो? ये हैवी गुड्स व्हीकल और इनकी डेफिनेशन हो गई। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म पीजीबीपी का। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, हमारी वेबसाइट का भी लिंक है। वेबसाइट कौन सी? हमारी www.jaygulia.com। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट। आप यहां पर जाकर अगर कुछ भी आपको एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपको, ये देखिए हमने एमसीक्यू के क्विज लॉन्च कर दिए हैं, एमसीक्यू बैच लॉन्च कर दिया, प्रैक्टिस बैच। कई बच्चे क्या होता है कि पढ़ते रहते हर साल हर बार वही रजिस्टर वही बुक्स, लेकिन पास नहीं हो पाते। उन स्पेशल बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहता है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को बस अटेम्प्ट पास करना है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस बैच, उन दोनों बच्चों के लिए प्रैक्टिस बैच बना रखा। इसमें खूब प्रैक्टिस होती है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की। हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी है, फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो, रेगुलर क्लोज कोर्सेज भी ले सकते हो। कहां पर विजिट करना है? www.jaygulia.com पर या टैक्स टारगेट क्लासेस की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट पर। ठीक है, आप जा सकते हो। अगर वो नोट चाहिए फ्री वाले तो फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करोगे, ये सारे नोट्स यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं। कोई इसके लिए पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हो तो थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम देने के लिए मुझे। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत 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 मजा आया होगा। आपको होप सो, मुझे भी बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताया करो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप क्या करते हो, वीडियो देख के खत्म कर देते हो, और कभी आपसे मैसेज पे बात होती है तब मुझे पता चलता है अरे सर मेरे को इतनी वीडियो पसंद आई थी, नोट्स आपके इतने बढ़िया लगे थे, तब आप मुझे बताते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जल्दी से पास हो जाओ, फाइनल में पहुंचो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।